तो ये है डेनिस, इस वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी का एक मेंबर जिसका लेवल है 99। लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ही उनकी पार्टी का लीडर डेनिस को हमेशा के लिए निकाल देता है, ये कहकर कि तुम तो बस एक बावर्ची हो, तुम हमारे किसी काम के नहीं। और अब डेनिस के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं सिवाय अपने बचपन का एक सपना पूरा करने के जो वो हमेशा से करना चाहता था। तो इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है इस वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी सिल्वर बटालियन से, जो इस वक्त अपने अब तक के सबसे खतरनाक दुश्मन एक ड्रैगन का सामना कर रहे थे। वो लोग उस पर एक के बाद एक अपने अपने अटैक्स तो करते हैं, लेकिन जब वो ड्रैगन गुस्से में आग बबूला होकर पलटवार करता है तो उनकी कोई भी शील्ड काम नहीं आती। ड्रैगन के हमले से जैसे ही उनका बैरियर टूटता है तो वो एक लड़की को लगने वाला था कि तभी उनकी पार्टी का एक मेंबर बीच में आके उसे बचा लेता है, जो और कोई नहीं बल्कि इस कहानी का मेन हीरो डेनिस था। वो उस लड़की को बचा तो लेता है पर वो थोड़ी बहुत जख्मी हो गई थी, तो डेनिस अपने किसी हीलिंग मेडिसिन का यूज करते हुए उसकी चोट ठीक कर देता है। और ये देख बगल में एक लड़की खुश होती है, लेकिन ये सब उनके लीडर को रास नहीं आता कि लड़कियां उसके इतने करीब क्यों हैं। और बिना उन लोगों की नजर में आए ड्रैगन की आंख पर चुपके से वार करके गुस्से से पागल कर देता है। और ड्रैगन गुस्से में आंख बबूला होकर उन सब पे हमले शुरू कर देता है, जिसे वो लीडर रोकते हुए कहता है कि जल्दी इसे हराना होगा, हमें सिल्वर विंग बटालियन, हम इसे हार नहीं सकते। और अब इसके बाद सीधा इनकी पार्टी की एक मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ उनका लीडर विगो डेनिस पर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि हमारा ये मिशन तुम्हारी वजह से फेल हुआ। अगर तुमने ड्रेड वॉइस स्किल का यूज ना किया होता तो वो ड्रैगन नहीं भागता और हम उसे हरा चुके होते। आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो, तुम्हें तो आखिर में मुझे उस स्किल का यूज करने के लिए कहा था। असल में यार बात यह है कि इन लोगों को उस ड्रैगन को हराने का मिशन मिला था उसे बिना बेकाबू किए, और जब चुपके से विगो ने उस ड्रैगन को बेकाबू कर दिया तो उनके लिए उसका हरा पाना बेहद ही मुश्किल हो चुका था। और तब विगो ने डेनिस को ड्रेड वॉइस स्किल का यूज करने के लिए कहा था, जिसकी वजह से वो ड्रैगन वहां से भाग गया। और अब इनका इस सन की लीडर खुद इस बात को मानने से इनकार कर रहा है कि उसने ही डेनिस को ये स्किल यूज करने के लिए कहा था। वो उस पर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि हमारा मिशन तुम्हारी वजह से फेल हुआ, अब तुम्हारे इस पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं और मैं इसी वक्त तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। और विगो के इस डिसीजन पर उनकी पार्टी सिल्वर विंग का एक भी मेंबर कुछ नहीं बोलता। विगो डेनिस को अपनी पावर्स दिखाते हुए कहता है कि देखो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि हम दोनों इस ग्रुप के सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर्स हैं, लेकिन फर्क साफ है, मैं एक हीरो हूँ और तुम बस एक खाना बनाने वाले बावर्ची। जिस पर डेनिस कहता है कि ठीक है, अगर तुम लोग को यही लगता है कि मैं इस पार्टी में रहने के लायक नहीं हूँ तो मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहूंगा। और ये कहते हुए वो वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी को छोड़कर चला जाता है। और अब उसे इस तरह टाउन से जाता हुआ देख विगो मनी मन कहता है कि फाइनली अब मेरा असली प्लान शुरू करने का वक्त आ चुका है। पर जब डेनिस जा रहा होता है कि तभी वो लाल बालों वाली लड़की उसे रोकने के लिए आती है, इसका नाम है किटी। और डेनिस को रोकते हुए कहते हैं कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, अगर तुम हमें छोड़कर चले गए तो हमारी पार्टी में कोई ऐसा बचेगा है नहीं जो ये सारे काम कर सके, मेडिसिन बनाना, एल्केमी करना और सबसे जरूरी खाना बनाना। तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। पर डेनिस साफ कह देता है कि अब मैं वापस नहीं आने वाला, मेरी जगह कोई दूसरा भी ये सारे काम कर सकता है। किटी पूछती कि यार तो फिर हमारा क्या होगा, तुम्हारे शामिल होने के बाद ही सिल्वर विंग इतना स्ट्रॉन्ग बना, बाकी मेंबर्स को अंदाजा ही नहीं कि तुम्हारे साथ होने की वजह से हम इतने ऊपर आए हैं। डेनिस कहता है कि देखो अब मेरे वापस आने कोई मतलब नहीं बनता, पर मैं अपनी स्किल्स को ऐसे बर्बाद भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं अब खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। किटी उसे रोकने की कोशिश तो बहुत करती है, पर डेनिस उसे समझाकर चला जाता है कि हमें अब अलविदा कह ही देना चाहिए। असल में यार बात यह है कि विगो कैटी को काफी टाइम से पसंद करता है, इसलिए वो डेनिस को कभी पसंद नहीं करता क्योंकि कैटी हमेशा उसे बड़े प्यार से पेश आती। तो इस तरफ एक काफी लंबे समय के बाद डेनिस एक दूसरे टाउन में आता है, जहाँ वो एक दुकान पे आकर एक आइस बॉक्स नाम के आइटम को देख रहा होता है, जो कि बिल्कुल एक फ्रीजर की तरह काम में आता है। और क्योंकि वो अब एक अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता है तो वहाँ इसकी जरूरत तो पड़ेगी ही। और उसने अपने लिए जो एक बिजनेस की बुक खरीदी थी उसमें उसने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में एक रेस्टोरेंट में कम से कम इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए वो ये आइस बॉक्स खरीदता ही नहीं। उसने फैसला कर लिया था कि वो अपना सारा काम इस बुक के अकॉर्डिंग करेगा, क्योंकि इस बुक का नाम ही ये है कि हाउ टू ओपन अ रेस्टोरेंट एज अ फॉर्मर एडवेंचरर। डेनिस अब इसी बुक के अकॉर्डिंग एक सस्ती जगह ढूंढ लेता है और खाना बनाने के लिए कुछ अच्छे और सस्ते बर्तन भी देख लेता है। लेकिन इस बुक में एक और बात लिखी थी कि सब कुछ रेस्टोरेंट खोलने वाले को खुद नहीं करना चाहिए, तुम्हारे कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए भी तुम्हारे पास कोई होना चाहिए। वहीं तभी उसे आसपास कुछ लोगों की भीड़ दिखती है, जहाँ एक आदमी खड़ा एक गुलाम को बेच रहा था। असल में ये लड़की पहले एक नोबल हुआ करती थी, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी दर्दनाक चीजें हुई जिसकी वजह से अब वो एक गुलाम बन चुकी थी। ये सब देख डेनिस को उस लड़की के लिए काफी बुरा फील हो रहा होता है, पर जैसे ही डेनिस की नजर उस लड़की की दर्द भरी आंखों से मिलती है, उसे भी अपना दर्दनाक बचपन याद आ जाता है। लड़की को खरीदने के लिए हर कोई बोली लगाना शुरू कर चुका था, जहाँ अब ये बोली 80,000 से भी ज्यादा हो गई थी। लेकिन तभी डेनिस हाथों पर करते हुए कहता है कि 1 मिलियन, मैं तुम्हें इसके 1 मिलियन दूंगा। उन सबको लग रहा था कि अब इससे ऊपर भला कौन ही बोली लगाएगा, लेकिन तभी वही बुढ़ा दुकानदार आके कहता है कि मैं 1.5 मिलियन दूंगा। उस मोटे की शक्ल पे एक्साइटमेंट देख के डेनिस को समझ आ गया था कि इसके इरादे कुछ ठीक तो नहीं है। डेनिस परेशान होकर 2 मिलियन की बोली लगाता है, पर तभी वो बुड्ढा 3 मिलियन कह देता है, जिसके बाद अब इन दोनों के बीच बोलियां लगाने का कॉम्पिटिशन शुरू हो गया। और फाइनली अपने 10 मिलियन गंवाने के बाद डेनिस उस लड़की को खरीद लेता है। हालांकि वो अलग बात है कि बेचारा अब कंगाल हो चुका है। डेनिस अब सबसे पहले उस लड़की को कुछ नए कपड़े दिलाकर सैलून में लाकर थोड़ा हुलिया ठीक करवाता है, और फाइनली अब इसकी हालत थोड़ी बहुत ठीक लग रही होती है। शाम में अब जब दोनों वापस जा रहे होते हैं तो वो लड़की उससे बड़ा दूर होकर चल रही थी। क्या हुआ, तुम इतनी दूर क्यों हो, मेरे साथ चलो वरना खो जाओगी। पर अभी वो दूर दूर ही चल रही थी, जिसकी
वजह से वो भीड़ में ही कहीं खो गई। डेनिस आसपास कहीं भी नहीं दिख रहा होता। वो लड़की खुद को इतना भूल चुकी थी कि उसे बस ऐसा लग रहा होता है कि जैसे हर कोई उसकी बस बुराई कर रहा है। आसपास के लोगों से घबराई हुई वो बस एक जगह पर डरी सहमी खड़ी थी कि तभी डेनिस पीछे से आते हुए कहता है कि मैंने कहा था ना साथ साथ चलो वरना खो जाओगी। दोनों अब जब वापस रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो वो लड़की उससे पहली बार बोलते हुए कहती है कि आखिर तुमने मुझे क्यों खरीदा? देखो कोई बड़ी वजह तो नहीं है, बस तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुमने अब तक बताया नहीं। पहले तो वो कहती है कि आप मुझे गुलाम भी बुला सकते हो, पर डेनिस के दोबारा पूछने पर वो अपना नाम एडी बताती है। वो डेनिस को मास्टर कह के बुलाती है तो वो कहता है कि अरे मैं कोई इतना भी खास इंसान नहीं हूँ, तो मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। डेनिस कहता है कि देखो अब तुम आजाद हो, अगर मेरे साथ रुकना है तो ठीक है, वरना चाहो तो जा भी सकती हो। लेकिन फिलहाल तो उसे काफी भूख लगी थी, तो वो अब एडी को आराम से बिठाकर खाना बनाना शुरू कर देता है, जहाँ वो सबसे पहले फायर मैजिक से आग जला के सारी सब्जियों को एक साथ काट लेता है। अपनी बेहतरीन टॉप टियर कुकिंग स्किल्स दिखाते हुए वो इतना टेस्टी खाना बनाता है कि उसकी खुशबू से ही एडी को और भूख लग जाती है। डेनिस की बनाई ये डिश इतनी लजीज थी कि बस वो एक बाइट खाकर खुशी से उस पर टूट पड़ती है, क्योंकि इससे पहले आज तक उसने कभी ऐसी टेस्टी चीज नहीं चखी। एडी को इस तरह रोता देख डेनिस समझ जाता है कि इसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है और मन में सोचता है कि अब मैं इसके साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी खाते खाते ही बेचारी के गले में खाना फंस जाता है, जो देख डेनिस से परेशान हो गया कि अब क्या करूं। अगले दिन अब वो एडी के लिए एक बिल्कुल ही नई ड्रेस लेकर आता है और अब साथ में दोनों टाउन में घूमते हुए अपने रेस्टोरेंट के एडवर्टाइजमेंट के लिए हर जगह पोस्टर चिपकाने लगते हैं। अब खाना वाना बनाने का सारा सामान लाकर वो लोग रेस्टोरेंट को भी अच्छे सजाते हैं, जिसके बाद अब काफी दिनों की मेहनत के बाद डेनिस का रेस्टोरेंट फाइनली पब्लिक के लिए ओपन हो जाता है। और क्योंकि एडी यहाँ की वेटरेस थी तो लोगों को सर्व करने के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है। हालांकि वो अलग बात है कि घंटों बीतने के बाद भी यहाँ अब तक कोई नहीं आया, लेकिन डेनिस को पूरा यकीन था कि देख लेना ये जगह एक दिन बहुत फेमस होगी। उसे इतना यकीन इसलिए था क्योंकि उसने अपने रेस्टोरेंट में हर एक चीज A1 क्वालिटी की रखी होती है। कहाँ हो मेरे कस्टमर्स, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहली बार बर्बाद हो चुका हूँ, तो कम से कम कोई बोनी तो करा दो मेरी। और फाइनली काफी इंतजार के बाद एक कस्टमर आता है जिसने एक फुल बॉडी आर्मर पहन रखा था, जो देख वो दोनों भी हैरान होता है कि भाई ये क्या है, यहाँ कोई वॉर चल रही है क्या? पर खैर जो भी हो, फाइनली उनके पास एक कस्टमर तो आया और डेनिस उसका वेलकम करते हुए अंदर बुलाता है। वो आर्मर वाला बंदा भी अब चुपचाप बैठ के मेनू देखने लग जाता है। डेनिस के अंदर तो मानो एक्साइटमेंट की आग जल रही थी, क्योंकि उसका पहला कस्टमर जो है वो बंदा थोड़ा शर्माते हुए मेनू में से सबसे सस्ता वाला आइटम ऑर्डर करता है, जो देख डेनिस समझ गया कि शायद इसके पास उतने पैसे नहीं है। लेकिन ये इन लोगों का पहला कस्टमर था, तो डेनिस उसे एक बढ़िया सी डिश बनाकर देने की सोचता है। अरे नहीं नहीं रहने दो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे पहले कस्टमर हो तो इतना तो बनता ही है। और एक मिनट, तुम एक लड़की हो? असल में एक लड़की ही थी जिसे उसकी पार्टी ने कमजोर होने की वजह से निकाल दिया, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि एक फीमेल स्वॉर्ड्समैन के पास उतनी काबिलियत नहीं होती, इसलिए उसे निकाल दिया। मेरा लेवल वैसे भी सिर्फ 23 है, तो मैं शायद उनकी किसी काम की भी नहीं थी। और यहाँ पर यार मैं तुम लोगों को बता दूं कि डेनिस का लेवल 99 है, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। डेनिस खाना बनाते हुए कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, काबिलियत का जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता। तो लड़की कहते हैं कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ तक कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी सिल्वर विंग की वाइस कैप्टन भी एक लड़की ही है, वो भी सच में कमाल की तलवारबाज है। असल में इस लड़की ने आर्मर इसलिए पहना था ताकि एक लड़का बनकर किसी पार्टी में शामिल हो सके, क्योंकि किसी भी पार्टी में एंट्री न मिलने की वजह से अब उसके पास बस थोड़े बहुत ही पैसे बचे हैं, इसलिए उसे जल्द से जल्द किसी पार्टी में शामिल होना है। वो ये सब उन्हें बता ही रही होती है कि तभी इतनी देर में डेनिस अपनी लाजवाब डिश बनाकर तैयार भी कर देता है। ये देखने में इतना महंगा लग रहा था कि वो लड़की दोबारा कहती है कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है, सच में तुम मुझे ये खिलाना चाहते हो? तो डेनिस कहता है कि अरे छोड़ो पैसे, तुम मेरी पहली कस्टमर हो तो ये डिश तुम्हारे लिए फ्री है। वो जब उसे खाना शुरू करती है तो इतना टेस्टी होता है कि वो अपने हाथ ही नहीं रोक पाती और बताती है कि मैंने आज से पहले ऐसा खाना कभी नहीं खाया। डेनिस कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों ना तुम हमारी रेगुलर कस्टमर बन जाओ। लेकिन उसके लिए दिक्कत ये थी कि ना ही उसके पास कोई काम है और ना ही पैसे। यहाँ आने वाले एडवेंचरर्स को मैं तुम्हें उनकी पार्टी में शामिल करने के लिए जरूर बोलूंगा। और अब धीरे धीरे उसके रेस्टोरेंट में कस्टमर्स भी आना शुरू हो गए थे, जहाँ कुछ एडवेंचरर्स भी आए होते हैं। तो मौका देख कर डेनिस उनसे पूछता है कि अगर तुम लोग कोई पार्टी बना रहे हो तो क्या तुम्हें अपनी पार्टी में कोई फीमेल स्वॉर्ड्समैन चाहिए? उसके पास सच में कमाल की काबिलियत है। शाम होने पर जब वो लड़की दोबारा आती है तो उसे पता लगता है कि डेनिस ने कुछ एडवेंचर्स को मना भी लिया उसे शामिल करने के लिए। जो सुन वो तो बहुत खुश होती है, लेकिन डेनिस कहता है कि उसमें सिर्फ लड़के ही लड़के हैं, तो शामिल होने से पहले एक बार दोबारा सोच लो। अरे छोड़ो यार, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, इतनी फिक्र मत करो मेरी। डेनिस दोबारा उसे कुछ नई और बेहतरीन डिश बना के देता है, जो वो खाते हुए इतनी तारीफें कर रहे थे कि वो भी कहता है कि अरे पहले खा तो लो। और अब उनके पास एक के बाद एक काफी सारे कस्टमर्स आने लगते हैं, जिन्हें डेनिस और एडी दोनों ही मिलकर अच्छे से हैंडल करते हैं। रात होने पर लास्ट की 2 कस्टमर्स 2 लड़कियां आती हैं, जहां वो आपस में बैठकर खाते हुए बातें कर रही थी कि क्या तुम्हें पता है कुछ पार्टी के लोगों ने एक फीमेल एडवेंचरर को अपने साथ शामिल करके एक डंजन में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती की और उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़कर वापस आ गए। उन्होंने ऐसा 2-3 लड़कियों के साथ किया और अब दूसरे टाउन में भाग गए। और ऑब्वियसली भाई डेनिस से सब सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही सुबह उसने 4 एडवेंचरर्स को उस लड़की को पार्टी में लेने की रिक्वेस्ट की थी। दूसरी तरफ यहाँ वो लड़की उन्हें एडवेंचरर्स के पास आई होती है उनके ग्रुप में शामिल होने के लिए। और हाँ, इस लड़की का नाम है हेनरिटा और ये इस पार्टी का लीडर स्टिल। वो लोग अपने अगले काम के लिए जंगलों में आए होते हैं, जहाँ हेनरिटा पूछते हैं कि आखिर हम लोग करने के वाले हैं। तो लीडर कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस हमें डंजन में जाकर थोड़ी बहुत चीजें
इकट्ठा करनी है। डंजन में आते ही हेनरिएटा अपनी स्वॉर्ड स्किल से काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराती है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। डंजन में बहुत देर तक चलने के बाद वो लोग काफी अंदर आगे होते हैं, जहाँ एक गोलम उनके सामने खड़ा था। हेनरिएटा उसे एक बार में खत्म कर देती है और इसके बाद उनके पास आने वाले सारे के सारे मॉन्स्टर से वो अकेले ही लड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो कुछ ज्यादा ही थक गई थी और पूछती कि भला हम लोग और कितना अंदर जाने वाले हैं। अरे ज्यादा नहीं, बस थोड़ा ही आगे हैं। कुछ देर बाद वो लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, जहाँ हर जगह क्रिस्टल से क्रिस्टल थे और वो लोग हेनरिएटा को ऐसा दिखाते हैं कि वो लोग यही इकट्ठा करने आए हैं और फिलहाल इतना फाइट करने की वजह से वो कुछ ज्यादा ही थक गई होती है। तो स्टिल अपने दूसरे पार्टी मेंबर से कहता है कि काफी थक चुकी है, जरा तुम इसे अपने रिकवरी मैजिक से रिकवर तो कर दो। और तब इनके असली इरादे सामने आते हैं। वो लोग उसे जोर का एक बिजली का झटका देकर वहीं बेहोश कर देते हैं। अरे यार तुम तो कितनी बेवकूफ हो, कुछ अनजान लड़कों पे भरोसा करके अकेले ऐसे ही आगे हमारे साथ। अब तो तुम जानती हो कि हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। अगर तुमने हमें खुश कर दिया तो हो सकता है कि हम तुम्हें जिंदा भी छोड़ दें। हेनरिएटा ये सब देख बस यही सोच रही होती है कि काश मैंने डेनिस की बात सुन ली होती, काश मैं थोड़ा सावधान रहती। हेनरिएटा अब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि इस उम्मीद में कि काश कोई आ जाए। अरे फालतू में अपना गला खराब मत करो, हम लोग इतना अंदर इसलिए तो आए हैं ताकि तुम्हारी आवाज बाहर न जा सके। लेकिन अब इससे पहले कि वो लोग उसके साथ कुछ करते हैं, उन्हें एक अजीब सी आवाज आती है और अचानक उस लीडर पर एक जोरदार हमला होता है। पहले तो वो लोग सोचते हैं कि शायद कोई मॉन्स्टर है, लेकिन असल में ये मास्क पहना हुआ एक बंदा था, जो देख उन सबकी फट जाती है कि आखिर कोई इतना अंदर आ कैसे सकता है। उनमें से एक बंदा अपनी सर्च स्किल से जानने की कोशिश करता है कि आखिर ये है कौन, लेकिन उस हीरो पर कोई असर नहीं होता क्योंकि उसका लेवल इन सभी से बहुत ज्यादा था। बाकी अब तुम लोग भी समझ ही गए होंगे कि ये अपना डेनिस है। अगले पल वो उस लीडर के सामने आकर एक जोरदार वार करता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया और इसके बाद डेनिस एक के बाद एक सभी को मारना शुरू कर देता है। हेनरिएटा उसकी थोड़ी सी झलक तो देखती है, पर फिर वो वहीं बेहोश हो गई और अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में वो अगले दिन डेनिस को आके बताती है। घंटों बाद जब उसे होश आया तो वो एडवेंचरर्स गिल्ड में थी और वो चारों लड़के कुछ एडवेंचरर्स को डंजन से बाहर रस्सियों से बंधे मिले और थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद गिल्ड वालों को पता लगा कि ये सब असल में क्रिमिनल्स थे। डेनिस माफी मांगता है कि देखो इसमें मेरी भी गलती है, मैंने उन लोगों पर भरोसा करके तुम्हें उनके पास भेजा। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुमने तो बस मेरी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन फिलहाल उसे काफी जोरों की भूख लगी थी, पर देने के लिए पैसे तो है नहीं। तो डेनिस कहता है कि अरे कोई बात नहीं, कुछ गरीबों को खिलाना हमारे रेस्टोरेंट की परंपरा है, तुम चिंता मत करो, जो चाहे वो खा सकती हो। और वो कहते हैं ना गरीब अपनी आदत से ही गरीब होता है, तो वो भी मौका देके सबसे महंगी डिश मांगती है। तो डेनिस कहता है कि भाई माफ कर दे, इतना बजट नहीं है मेरा। अरे अच्छा ठीक है, फिर तुम अपनी मर्जी से ही कुछ अच्छा सा बनाए खिला दो। डेनिस एडी को भी खाने पर बैठने के लिए कहता है कि तभी उस दिन वाली वही दो लड़कियां वापस आ जाती हैं। अब उन दोनों लड़कियों के सामने रेस्टोरेंट के इंप्रेशन जमाने के लिए बेचारा न चाहते हुए भी उन्हें अपनी सबसे महंगी डिश बनाए खिला देता है। वहीं बैठी उन दो लड़कियों में से एक पूछते कि वैसे कल आपका रेस्टोरेंट बंद क्यों था? अरे वो कल जरा मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो मुझे जाना पड़ा। हेनरिएटा कोई बातें सुन थोड़ा शक होता है और जब वो डेनिस को थोड़ा ध्यान से देखती है तो उसे वही आदमी नजर आता है जो कल उसकी मदद के लिए आया था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछती, रेस्टोरेंट में कुछ और कस्टमर्स आ जाते हैं। अगले दिन हेनरिएटा दोबारा खाने पीने के लिए आई होती है और डेनिस से कहती है कि जरा मुझे ये बताओ, क्या मुझे अपना जेंडर छुपा के अभी भी एडवेंचर बनना कंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि डंजन में जो सब मेरे साथ हो उसके बाद मैं काफी परेशान हूँ। डेनिस कहता है कि देखो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा जो दिल करे वो करो, उसी में तुम्हें खुशी मिलेगी। जो सुनते ही वो थोड़ी सोचे पड़ गई और फिर अचानक भाग के बगल वाले कमरे में चली जाती है। और कुछ देर बाद जब बाहर आई तो बिल्कुल ही एक अलग लुक में। डेनिस की बातों से मोटिवेट होकर उसने अपने सारे आर्मर्स उतार दिए थे, क्योंकि अब वो वैसे जीना चाहती है जैसी वो है। एडी भी कहती है कि वाह बहुत बढ़िया। डेनिस अब उसे खाना दे देता है, जिसे वो बेचारी बड़ी शौक से खा रही थी। लेकिन तभी वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई जॉब भी नहीं और तुम यहाँ रोज खाने आ रही हो। मैं तुमसे कह दे रहा हूँ, मैं समाज सेवा और नहीं कर सकता, ये सब फ्री में नहीं है। जल्द से जल्द यहाँ के सारे कर्ज चुकाओ, नहीं तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। डेनिस गुस्सा कर रहा होता है और वो बड़े शांति से सब सुन रही होती है। इसी बीच एक नई लड़की उनके रेस्टोरेंट में आती है, जो देख डेनिस भी सोचता है कि ये लड़का है लड़की। वो लड़की पूछते है कि वैसे तुम लोगों के पास यहाँ पर अच्छा क्या है? अरे जो चाहे मंगा लो, यहाँ पर सब कुछ अच्छा ही मिलता है। हालांकि उसने मेनू तो पकड़ा हुआ था, पर वो लोग अब उसे एक एक करके सारी डिश के नाम बताते हैं। लेकिन ये सुनने के बाद भी वो कहते हैं कि यार छोड़ो, मुझे ये सब नहीं खाना। डेनिस गुस्से में कहता है कि अभी तो फिर तुझे खाना क्या है? सारे डिश तो हमने बता दिए, उल्टा एटीट्यूड हमें दिखा रही है। हेनरिएटा बेचारे को शांत करती है कि अरे शांत हो जाओ, कस्टमर है ये। तभी एडी आके उसे बड़े प्यार से कहती है कि आपको फ्राइड राइस ऑर्डर करने चाहिए। और हैरानी ये थी कि वो एक बार में एडी की बात मान भी लेती है, जिसके बाद डेनिस अपनी स्किल्स का शो ऑफ करते हुए फ्राइड राइस बनाकर तैयार कर देता है। भाई कसम से खाने को जिस तरह सजाता है ना, मतलब क्या ही बोलूं। अब समझ में आ रहा है कि इसका लेवल इतना ज्यादा क्यों है। वो लड़की अब जैसे ही पहली बाइट लेती है, उसका दिल मानो गार्डन ही हो गया। और उसका चेहरा और खाने का अंदाज देखकर डेनिस कहता है कि लगता है तुम कुछ कहना चाहती हो। अच्छा अगर तुम इतना पूछ ही रहे हो तो चलो मैं बता देती हूँ, लेकिन मैंने तो बस एक ही बार पूछा। वो लड़की बताती है कि दरअसल मेरे आसपास के लोग मुझसे बहुत नीचे नजर आते हैं। हाँ तुम्हें अजीब लग रहा होगा, पर मैं तुम्हें और डिटेल में बता सकती हूँ। डेनिस कहता है कि नहीं रहने दो, देखो अभी हर कोई बस अपने मिशन पूरे करके पैसा कमाना चाहता है, कोई भी ये नहीं चाहता कि वो और स्ट्रॉन्ग बन के अपनी पार्टी को टॉप लेवल पे ले जाए। डेनिस कहता है कि हाँ मैं कुछ गरीबों को जानता हूँ जो अभी 1 रुपया भी नहीं कमा रहे, उन्हें तो शर्म के मारे ही डूब के मर जाना चाहिए। वो लड़की कहती है कि देखो मुझे ऐसे लोग जरा ही पसंद नहीं है। एक असली एडवेंचर वो होता है जो नए नए जगह पे जाए, खतरनाक मिशन करे। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? डेनिस कहता है कि हाँ बात तो सही है, लेकिन असल में जब उस लड़की ने अपने पार्टी मेंबर से बात कही तो उसे पार्टी से ही निकाल दिया गया। और हाँ वैसे ये भाई साहब एक लड़का है। अब देखने में तो सही में एक लड़की लग रहा है, पर फिलहाल ये खुद को लड़का बताते हुए कहता है कि मैं ऐसी पार्टी में कभी शामिल नहीं होऊंगा जो मेरी इज्जत न कर सके, क्योंकि जल्द ही कुछ समय में मैं सिल्वर विंग का टॉप लेवल का हीरो बनूंगा। जाने से पहले वो लड़का बिल पे
पे करके अपना नाम लीबिया बताता है। अब भाई नाम भी लड़कियों जैसा है पर कह रहा है कि लड़का है, पता नहीं क्या सीन है। डेनिस कहता है कि चलो ठीक है, दोबारा जरूर आना। वैसे उसे ये कहने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि वो अगले दिन फिर से आ जाता है और बताता है कि मैंने फैसला किया है कि मैं अब इस टाउन की सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी द नाइट मिस्ट ग्रुप को ज्वाइन करूंगा। हाँ वैसे ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम्हारा लेवल उनसे मैच होता है? अरे लेवल्स छोड़ो, मेरे पास उससे भी ज्यादा एडवांस स्किल्स हैं। तो डेनिस कहता है कि हाँ अगर तुम्हें खुद पे इतना यकीन है तो फिर सोचना क्या। डेनिस अब उसकी ऑर्डर की हुई डिश बना के दे देता है और वो बंदा बीबिया दोबारा से अपने स्टाइल मारते हुए कहता है कि मैं आगे चल के सिल्वर विंग ज्वाइन करूंगा तो अपना एक कूल सा निकनेम रखूंगा, जैसे कि द वर्ल्ड कॉन्करर। लेकिन डेनिस को सुन के बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि जब वो पार्टी में था तो उसका नाम था द लेजेंडरी फ्राइड राइस। भाई सही बात है, इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी वो उस पार्टी में था क्यों? अगले दिन बीबिया ने टाउन की सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी में ज्वाइन कर लिया था जिसमें वो ज्वाइन करना चाहता था और उसका अगला मिशन है एक डंजन के 5th फ्लोर पर जाकर कुछ रियल मटेरियल्स को कलेक्ट करना। जो सुन डेनिस उस पर अपनी सर्च स्किल यूज करता है तो उसका लेवल बस 17 ही था, जो कि एक डंजन के 5th फ्लोर पर जाने के लिए बहुत कम है। लेकिन वो कहता है कि अरे चिंता मत करो तुम, मैं संभाल लूंगा और वैसे ही बाकी के पार्टी मेंबर्स मुझे सपोर्ट करेंगे। यहाँ डेनिस के जरिए ये पता लगता है कि असल में किसी बंदे का लेवल इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी स्किल्स कितनी ज्यादा अच्छी है और किसी एडवेंचर का लेवल तब इंक्रीज होता है जब उसकी स्किल्स की क्वालिटी भी इंक्रीज होती है। यानी कि अगर बीबिया जैसा कह रहा है कि उसके पास कई सारी एडवांस स्किल्स हैं तो उसका लेवल इतना कम होना ही नहीं चाहिए था। इसलिए डेनिस बेचारे को समझाता है कि पहले अपनी स्किल्स पे काम कर लो, तुम्हें अभी वहां नहीं जाना चाहिए। अरे रहने दो, तुम्हें क्या पता है कि एडवेंचर बनना क्या होता है, तुम तो बस एक बावर्ची हो। लेकिन उसे ये अंदाजा भी नहीं है कि पार्टी छोड़ने से पहले लास्ट टाइम डेनिस डंजन के 37th फ्लोर तक गया था। बीबिया अब अपना बिल पे करके उसी डंजन में जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन कुछ समय बाद जब डेनिस शॉपिंग पर आया होता है तो अभी उसी के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर वो ठीक तो होगा ना। तभी उसके बगल से 2 आदमी गुजरते हैं जो बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या वो लड़का बीबिया सही सलामत बचेगा भी? अरे छोड़ो ना यार, यही तो हमारा काम करने का तरीका है। हमने उसे डंजन में इतने ऊपर इसलिए भेजा ताकि उसकी काबिलियत को टेस्ट कर सके, ऐसे ही थोड़ी ना उसे अपनी पार्टी में ले लेंगे। डेनिस ने सब सुन लिया होता है और गुस्से में उन्हें पकड़ के कोने में लाता है बातचीत करने के लिए। लेकिन उल्टा वो लोग उस पर ही हमला करने लगे तो अब डेनिस उन्हें बस 2-4 मुक्कों में सुला देता है और एडी से आगे कहता है कि माफ करना पर आज भी हमें रेस्टोरेंट बंद रखना पड़ेगा। और अब इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, एडी कहती है कि प्लीज वहां अपना ख्याल रखना। अरे तुम मेरी चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। तो इस तरफ यहाँ दिखाया जाता है कि बीबिया कुछ मॉन्स्टर से बच के भाग रहा होता है क्योंकि वही नाइट मिस्ट ग्रुप के पार्टी मेंबर्स उसे वहाँ छोड़ के चले गए, ये कहते हुए कि हम तुम्हारी काबिलियत देखना चाहते हैं, इसलिए अकेले इस फ्लोर को क्लियर करो। बीबिया उनसे बच के भाग ही रहा होता है कि अचानक नीचे गिर गया क्योंकि कुछ बेलों ने उसके पैरों पर जकड़ लिया था। इन सबसे वो बेचारा इतना डर गया था कि खुद को छुड़ाते हुए बस रोने लग जाता है क्योंकि उसने अपनी एडवांस स्किल्स के बारे में जितना कुछ सोचा था यहाँ कुछ भी काम नहीं आता। वो बेचारा ये सोच के डर रहा होता है कि अगर मैं इसी तरह यहाँ पर फंसा रहा तो गॉब्लिन्स मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अब मैं कुछ भी कर लूं बचने नहीं वाला। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज आती है और जब गॉब्लिन्स उसके पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता क्योंकि यहाँ एक अनजान लड़की ने बीबिया को बचा लिया होता है। वो उसका थैंक्स करते हुए पूछता है कि बोला तुम ऐसी जगह पे क्या कर रही हो? और यार इस लड़की के साथ भी वही हुआ था जो बीबिया के साथ हुआ। कमजोर होने की वजह से उसके पार्टी मेंबर्स छोड़ के ही चले गए और इस लड़की का नाम है सिंथिया। वो बीबिया से पूछती है कि वैसे तुम्हारे पार्टी मेंबर्स कब आएंगे, हम उनके साथ तो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं ना? तो बीबिया बताता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ, बेहद ही कमजोर, इसलिए वो लोग भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मैं तो अपनी स्किल्स में इतना बेकार हूँ कि मुझे हर बार पार्टी से निकाल दिया जाता है। तभी उसे कुछ गॉब्लिन्स की आवाज आती है जो उनकी तरफ आ रहे थे। तो बीबिया कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, मैं गॉब्लिन्स के सामने जाकर इनका ध्यान भटकाऊंगा जब तक तुम पीछे के रास्ते से भाग जाना। वो अपने पुराने दिनों के बारे में सोचते हुए कहता है कि मैं कितना सेल्फिश हूँ, मैंने हमेशा हर पार्टी में हर एक को खुद के नीचे समझा, लेकिन यहाँ तो एक अनजान लड़की ने मेरी जान बचाई। अब जैसे ही गॉब्लिन्स उनकी तरफ आते हैं बीबिया जल्दी से उनका ध्यान भटकाने के लिए भाग जाता है और जल्दी से सामने आकर उन्हें रोकने के लिए अपने पाम मैजिक का यूज करता है, जिससे कि बीबिया उन्हें रोक तो पाया लेकिन बस कुछ सेकंड्स के लिए। और अब इससे पहले कि वो सारे गॉब्लिन्स उस पर टूट पड़ते हैं अचानक तभी कुछ अजीब होता है और वो सब के सब एक बार में ही खत्म हो गए क्योंकि यहाँ पर अपना हीरो द लेजेंडरी फ्राइड राइस आ चुका था। हालांकि वो तो बीबिया को बचाने आया होता है पर उसके ऐसे अजीब से मास्क से वो इतना डर गया था कि उसे लगता कि शायद कोई मॉन्स्टर है, अब पक्का ये मुझे भी खा जाएगा। तो डेनिस अपना मास्क उतारते हुए कहता है कि अरे नहीं नहीं मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ और जरा मुझे ये बताओ कि मरने का ज्यादा शौक है क्या? उन गॉब्लिन्स के सामने ऐसे क्यों कूद गए? तो फिर डेनिस को उसी लड़की के बारे में बताता है जिसे बचाने के लिए वो हीरो बन रहा था। वो डेनिस को सिंथिया से मिलवाने के लिए उसी छोटी सी गुफा में लेके आता है जहाँ वो छुपी थी, लेकिन जब वो लोग देखने जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता सिवाय एक कंकाल के। जिसके बाद जब वो लोग गिल्ड वापस पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि सिंथिया नाम की एक लड़की आज से 13 साल पहले उसी डंजन में गायब हो गई थी और उसके बाद से आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। ये जानने के बाद अब डेनिस शाम के वक्त सिंथिया कंकाल को लाकर दफना देता है और बताता है कि ऐसा काफी समय से हो रहा है। जो एडवेंचरर्स मर जाते हैं उनकी स्पिरिट्स कभी कभी दूसरे एडवेंचरर्स को दिखती है। दोनों अब उसका थैंक्स कह के वापस जा रहे होते हैं जहाँ डेनिस कहता है कि यार मुझे तो बहुत भूख लगी है, तुम्हें भी तो लगी होगी, चलो आज मैं तुम्हें पार्टी देता हूँ। पर तभी बीबिया को कुछ अजीब से एहसास होता है और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो अपनी गिरेव के पास खड़ी सिंथिया उसे अलविदा कह रही होती है। इधर दूसरी तरफ एक बड़े से टावर पर एक लड़की को दिखाया जाता है
है जो कि वहाँ से शायद कूदने की सोच रही थी और मन में सोच रही होती है कि आखिरकार मेरे साथ ये सब क्यों हुआ। तभी कुछ दिनों पहले का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर ये लड़की अपने ऑफिस में काम कर रही थी। तब उसका एक सीनियर उसे बुला के पूछता है कि पैचल, तुमने अब तक रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं की और कितना वक्त लगेगा तुम्हें इसमें। वो माफी मांगती है तो वो रिपोर्ट्स फेंकते हुए कहता है कि जल्द से जल्द इसे पूरा करो। जिसके बाद अब वो देर रात तक जाकर उस काम को पूरा करने में लग जाती है और सिर्फ आज नहीं, हर रोज उसे इसी तरह रात भर जाकर अपने काम पूरे करने होते हैं और सुबह 3 बजे उठना ही पड़ता है। थकने की वजह से उसे थोड़ी भूख भी लगी होती है तो वो थोड़ा बाहर निकले कुछ खाने पीने के लिए आती है। लेकिन जब वो डेनिस के रेस्टोरेंट के पास पहुंची तो वो बंद हो रहा था। वो उदास होकर अब वापस जाने की सोचती है कि तभी एडी उसे पकड़ के रेस्टोरेंट में लेके आती है। डेनिस समझ गया कि शायद एडी इसे खिलाना चाहती है तो उसे अंदर बुला लेता है। एडी अब जब पैचल को मेन्यू ला कर देती है तो वो एक डेली स्पेशल डिश ऑर्डर करके चुपचाप वहीं पर बैठ जाती है। लेकिन यहाँ का माहौल देख के उसके दिल को मानो सुकून ही मिल गया, क्योंकि हर कोई यहाँ पर एक दूसरे से बड़ा हंस खेल के बातें कर रहा था जो आमतौर पर कभी वो नहीं कर पाती। तभी डेनिस पैचल को उसका ऑर्डर ला कर दे देता है, जो खाकर तो हर किसी की तरह उसका दिल भी गार्डन ही हो गया। अरे तुम बस एक चीज से इतना हैरान मत हो, यहाँ पर हर एक डिश गजब की मिलती है। हेनरिएटा बीबिया को बता रही होती है कि ऐसे उसने यहाँ की कितनी सारी डिश चखी और यहाँ की वो पहली कस्टमर थी। तो डेनिस कहता है कि हाँ, शायद उस दिन मेरी किस्मत ही खराब थी, पता नहीं कब तक ये फ्री में खाती रहेगी। इसी बात पर डेनिस और हेनरिएटा के बीच बहस शुरू हो जाती है और इस नोक-झोंक को देखकर पैचल हंसने लगती है। तभी वो लोग पैचल की तरफ देखते हैं जो अपने आंसू रोक ही नहीं पा रही होती, क्योंकि उसने काफी समय बाद इस तरह हंसना, खेलना और झगड़ना ये सब देखा था। तक उसका हर एक दिन बस अपने काम पूरे करने में निकल जाया करता, इसलिए वो ये सोच रही होती है कि क्या दुनिया में इतनी अच्छी जगह भी हो सकती है। असल में बचपन में पैचल के पास काफी अच्छी मैजिकल स्किल्स थी जिससे वो सबको इम्प्रेस किया करती। लेकिन वक्त बीतने के साथ जब वो बड़ी हुई तो उसे अपने मैजिक और गाँव परिवार के लोगों को छोड़कर शहर आना पड़ता है, जहाँ उसकी काबिलियत को देखते हुए एक लेडी ने फैकल्टी में उसे एक जॉब ऑफर की, जिसके लिए पैचल मान भी जाती है क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाकर अपने और अपने परिवार की जिंदगी को ठीक करना चाहती थी। इधर रेस्टोरेंट में पैचल ने अपना पूरा खाना भी खत्म नहीं किया होता है और चुपचाप वहां से चली जाती है। लेकिन बीबिया ने पैचल को पहचान लिया होता है और बताता है कि दरअसल ये लड़की भी नाइट मिस ट्रूप पार्टी की एक मेंबर है। लेकिन वो उतना अच्छे से उस लड़की को जानता नहीं था क्योंकि बीबिया ने भी बस उसे एक ही बार देखा था। हेनरिएटा और बीबिया दोनों एक साथ पूछते हैं कि वैसे तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया तो क्या तुम उसके लिए भी कुछ कर सकते हो। लेकिन डेनिस मना कर देता है कि देखो, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता और वैसे भी बस मैं एक बावर्ची ही हूँ। दूसरी तरफ इधर पैचल कुछ घंटे पहले आकर सोई थी कि तभी उसका 3 बजे वाला अलार्म बज जाता है। लेकिन काफी थकने की वजह से वो आज थोड़ा लेट उठी थी और भागते हुए अपने ऑफिस पहुंचती है, पर वो फिर भी उस पर गुस्सा करते हैं कि आखिर तुम कब सुधरोगी, तुम हमेशा लेट आती रहती हो, अगर इसी तरह लेट होती रही तो तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा। पैचल उन लोगों के साथ एक डंजन में जाती है जहाँ जब वो लोग हार रहे होते हैं तो वो एक मॉन्स्टर को हराकर उनकी हेल्प करती है, मगर वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाते कि उनका ही जूनियर उनकी जान बचा रहा है और पैचल को गुस्से में 2-4 बातें और सुना देते हैं। वो उल्टा उस पर ये इल्जाम लगाते हैं कि तुमने बीच में आकर हमें नीचा दिखाया, क्या तुम हमें ये दिखाना चाहते हो कि तुम हमसे कितनी ऊपर हो। पैचल उनसे माफी तो बहुत मांगती है पर फिर भी वो लोग उसे अपनी पार्टी से निकाल देते हैं। पैचल उदास होते हुए अपने घर जा ही रही होती है कि तभी रास्ते में हेनरिएटा और बीबिया उसे देख लेते हैं, लेकिन वो वापस जाने के बजाय बगल में एक क्लॉक टावर पे खड़ी होकर सोच रही होती है कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हुआ, कब तक मुझे ये सब सहना पड़ेगा। हेनरिएटा और बीबिया भी उस पर छुप कर नजर रखे होते हैं और समझ जाते हैं कि पक्का यहाँ से कूदने की सोच रही है और पैचल भी वही करती है जिसके लिए वो टावर पर चढ़ी थी। वो ये सोचते हुए कूद जाती है कि अब उसके जीने का कोई मतलब नहीं। लेकिन तभी पीछे से हेनरिएटा उसे बचाने के लिए कूद गई और उसे पकड़ के साथ में नीचे की तरफ गिरने लगती है, जहाँ पर बीबिया अपने पाम मैजिक का यूज करके उन दोनों को जमीन पर गिरने से बचा लेता है। दूसरी तरफ यहाँ अपने रेस्टोरेंट में बैठा डेनिस कुछ सोच रहा था कि तभी एडी बाथरूम से बाहर निकलते हुए बिना कपड़ों के आ जाती है, क्योंकि नहाने के वक्त उसे अंदर कोई टॉवल ही नहीं मिला। बेचारे डेनिस के तो तोते उड़ जाते हैं कि भाई ये क्या है, और जाके समझाता है कि जल्दी जाके अपने कपड़े पहनो, तुम बिना कपड़ों के यहाँ वहाँ ऐसे नहीं घूम सकती। लेकिन यार एडी तो इस बात से बिल्कुल चिल थी, उसे फर्क ही नहीं पड़ता कपड़े पहनो या ना पहनो। डेनिस जल्दी से जाकर एक तौलिया लाकर उसे ढकता है कि तभी बीबिया और हेनरिएटा पैचल को लेकर पहुंच जाते हैं। बीबिया बेचारा शर्म के बारे मुंह छुपा लेता है कि आखिर इसने कपड़े क्यों नहीं पहने। बेचारा डेनिस भी परेशान हो जाता है कि भाई अभी ने क्या जवाब दूं, और तभी उसकी नजर पैचल पे पड़ती है जो कि बेहोश पड़ी थी। कुछ देर बाद अपनी रिसर्च कंप्लीट करके वो उन दोनों को बताता है कि दरअसल पैचल को एक दिल की बीमारी है, जिसकी वजह से वो जितना ज्यादा स्ट्रेस लेगी उसका दिल उतना ही टूटेगा और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। खुद को ठीक करने के लिए उसे बस अपने आप पे यकीन रखना होगा। पैचल अभी बेहोश होते हैं कि तभी उसके पार्टी मेंबर्स डेनिस से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आते हैं। वैसे मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ इसलिए शायद तुम मुझे जानते नहीं होगे। मेरा नाम है हॉपर, इस पार्टी का लीडर। मैंने लोगों से तुम्हारे रेस्टोरेंट की काफी तारीफें सुनी है, सुना है यहाँ काफी अच्छा खाना मिलता है। डेनिस जब अपनी सर्च स्किल यूज करके देखता है तो पता लगता है कि इस बंदे का लेवल 51 है। देखो मुझे पता है तुम पैचल के लिए यहाँ पर आए हो, जो इस वक्त मेरे पास है और काफी बीमार है। अब लगता नहीं कि शायद वो तुम्हारी पार्टी में आगे काम कर पाएगी। तो बंदा कहते कर आप चिंता मत करो, उसका हम पूरा ख्याल रखेंगे। हॉपर डेनिस को अपनी पार्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट दिखाता है जिस पर पैचल ने साइन किया था, और इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जब तक खुद पार्टी का लीडर न चाहे पैचल को उनकी पार्टी में काम करना ही पड़ेगा। डेनिस गुस्से में कहता है कि आखिर चल क्या रहा है, एक एडवेंचर जब चाहे अपनी पार्टी छोड़ सकता है, ये उसका अपना अधिकार है और तुम लोग उस पर ऐसे हुक्म चला रहे हो। उस बेचारी लड़की से दिन और रात काम करवाना, मैं थूकता हूँ तुम जैसे लोग और तुम्हारी पार्टी पर। देख बे, हमारा टाउन है, हमारा इलाका, इसलिए मैं तुझे इज्जत से आखिरी बार कह रहा हूँ, पैचल को हमारे हवाले सौंप दे। तो इस तरफ पैचल को होश आ गया होता है जहाँ उसके सामने एडी बैठी थी, पर वो डरी सहमी हुई कहती है कि आखिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई, मुझे मरने क्यों नहीं दिया। तो एडी कहती है कि सिर्फ तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी तरह मैंने भी कई बार खुद की जान लेने का सोचा, यहाँ तक कि मेरे गुलाम बनने के बाद तो मेरी हर एक दिन की जिंदगी मौत से ज्यादा बदतर थी, पर मैंने फिर भी हार नहीं मानी
और फिर एक दिन मेरी जिंदगी में डेनिस आया, जो कि मेरे अंधेरे से कैद जिंदगी में एक रोशनी की तरह था। तो इस तरफ डेनिस हॉपर से कहता है कि तुम यहाँ पर खुद को कानून समझ रहे हो, आखिर तुम कहीं के राजा हो क्या? तो हॉपर कहता है कि देख भाई, शायद अभी तुझे पता नहीं है, लेकिन टाउन की सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी ही पूरे टाउन पर राज करती है। जैसे कि तू सिल्वर विंग को ही देख ले। हम दोनों में फर्क बस इतना है कि सिल्वर विंग के पास रॉयल हाई क्लास नोबल्स आते हैं और हमारे पास बस इस टाउन के कुछ छोटे मोटे लोग। लेकिन हाँ, हमारे पास इतना कंट्रोल जरूर है कि कल को अगर तुम्हारा ये ढाबा किसी हादसे में जल भी जाए तब भी हम पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। जो सुन डेनिस को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, अंदर एक लड़की आती है जो और कोई नहीं बल्कि सिल्वर विंग की वाइस कैप्टन कैटी होती है। क्या हुआ, तुम मुझे देखकर खुश नहीं लग रहे? कम से कम हाय हेलो तो करो। लेकिन डेनिस कहता है कि देखो, मुझे भी कुछ जरूरी काम है, मैं बिजी हूँ। इस पर कैटी को बड़ा गुस्सा आता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए रॉयल कैपिटल से यहाँ तक आई और तुम मुझे ऐसे आकर दिखा रहे हो। कैटी को देख के हॉपर के तो माने तोते ही उड़ गए, क्योंकि उसके हुलिये और कोट के सिंबल से वो समझ जाता है कि ये जरूर सिल्वर विंग की वाइस कैप्टन है। कैटी पूछते है कि वैसे ये बुढ़ा कौन है और तुम मुझसे बात करो, मैं इतनी दूर से आई हूँ, ठीक है? डेनिस कहता है तो मिस्टर हॉपर, हम कहाँ थे? देखिए, मैं साफ कह दूं, मैं लड़ना नहीं चाहता। वो उससे बातचीत करना शुरू ही करता है कि तभी कैटी जाकर बीबीआई गले लग जाती है और डेनिस से पूछते कि भला एक खूबसूरत लड़की कौन है, क्या मैं इसे अपने साथ ले जाऊं? तो बहुत खूबसूरत है। लेकिन इससे पहले कि वो उससे और ज्यादा चिपकती, समय रहते पता लग जाता है कि बीबीआई एक लड़का है। उसने भी कैटी को पहचान लिया था और पूछता है कि आप तो सिल्वर विंग की वाइस कैप्टन हो ना, आप भला हमारे बॉस को कैसे जानती हो? हाँ, मुझे पता है कि इस बेवकूफ ने तुम्हें कुछ बताया नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। डेनिस सिल्वर विंग बटालियन का मेंबर रह चुका है और मेरा पार्टनर भी। और ये सुनने के बाद तो सबका ही होश उड़ जाते हैं। डेनिस कहता है कि ठीक है यार, इतना मतलब ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो तुम लोग? ये जानने के बाद बेचारे हॉपर की तो इतनी फट जाती है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को जलाकर राखी कर देता है, क्योंकि वो समय रहते समझ चुका था कि डेनिस से पंगा लेना उनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। और अब पेचल को अपने पार्टी से निकलने की परमिशन देके चुपचाप वहां से चला जाता है। चलो यार बढ़िया है, तुम्हारी वजह से एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मेरी। तो कैटी कहते हैं कि आखिर उस बुड्ढे की हिम्मत कैसे हुई मेरे डेनिस को परेशान भी करने की? तुम कहो तो मैं उसे किंगडम से ही बाहर निकाल फेंकूं? अरे हाँ, रहने दो, बस हो गया, इतना करने की जरूरत नहीं है। और भला मैं तुम्हारा कब से हो गया? तो कहते अरे शर्माओ मत यार, बोल भी दो, दिल की बात कह दो, छुपाना क्यों है? इसी बीच एडी पेचल को लेकर नीचे आ जाती है। डेनिस दोनों के लिए अपनी डेली स्पेशल वाली डिश बनाकर तैयार कर देता है, जो कि कैटी भी बड़े चाव से खाती है, क्योंकि उसे ये बड़े टाइम बाद खाने को मिला। पेचल थोड़ा कैटी को देखकर हैरान होती है कि क्या सच में इतना टेस्टी है। और एक बार फिर से जैसे ही पेचल टेस्ट करती है, उसका दिल मानो गार्डन ही हो गया। जो देख वो सब खुश होते हैं कि चलो फाइनली कम से कम इसका मूड तो ठीक हुआ। अगले दिन अब सिल्वर विंग बटालियन का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बकायदा भाई इनके पास पूरा महल जैसा एक हेडक्वार्टर है। जैसे ही कैटी वापस आती है तो विगो पूछता है कि भला तुम डेनिस से मिलने क्यों गई थी? तो वो बहाना देते हुए कहती है कि नहीं, मैं तो बस उसके रेस्टोरेंट में थोड़ा खाना पीना खाने गई थी। लेकिन असल में कैटी दोबारा से डेनिस को सिल्वर विंग में ज्वाइन करने के लिए कहने आई थी, क्योंकि उसे यकीन है कि डेनिस के बिना जल्द ही सिल्वर विंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि देखो, मैं वापस नहीं आ सकता, अब मैं कोई एडवेंचरर नहीं, बस एक बावर्ची हूँ। इधर यहाँ कैटी विगो को समझाने की कोशिश करती है कि हमें डेनिस को पार्टी में वापस बुलाना चाहिए, हमें उसकी जरूरत है। लेकिन वो साफ कह देता है कि नहीं, उसे वापस लाने की कोई जरूरत नहीं और तुम भी जरा उसके पास जाना बंद कर दो। दूसरी तरफ इधर अपने डेनिस का रेस्टोरेंट इतना तगड़ा चल रहा होता है, कस्टमर्स भरे पड़े थे और ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। लोगों को उसके हाथ का खाना इतना पसंद आ रहा है कि उन्हें ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। साथ ही पेचल ने डेनिस के रेस्टोरेंट में काम करने का फैसला किया होता है और फिलहाल वो यहाँ खुश भी है। लेकिन अब भी हेनरिएटा रोज रोज आकर बेचारे डेनिस के पास फ्री का खाना खा रही थी, जो देख के डेनिस का और दिमाग खराब होता है, क्योंकि उसे अब तक जॉब ही नहीं मिली, तो बिल कैसे ही भरेगी। कस्टमर्स का आना जाना लगा ही होता है कि तभी डेनिस कुछ गहरी सोच में डूब गया और उसके हाथ से एक बर्तन छूट जाता है और कुछ सोचते हुए बीबिया से पूछता है क्या तुम छुट्टी वाले दिन भी यहाँ आ सकते हो? हाँ ठीक है, फिर मैं भी आऊंगी। पर डेनिस साफ ना कर देता है कि मुझे तुम जैसे निकम्मों की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद छुट्टी वाले दिन जब बीबिया आता है तो डेनिस बड़ा परेशान बैठा था और कहता है कि यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मुझे ऐसा लगता है कि एडी का कोई बॉयफ्रेंड है। अभी कुछ टाइम पहले से ही मैंने उसे पॉकेट मनी देना शुरू किया है, मगर पैसे मिलने के बाद उसने कुछ ज्यादा ही घूमने फिरने जाना शुरू कर दिया। पता लगाने के लिए जब एक दिन मैंने उसका पीछा किया तो वो एक लड़के के साथ घूम रही थी। अरे तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई, वो उसका दोस्त भी तो हो सकता है। पर अगर तुम इतनी परेशान हो इस बात को लेकर तो उससे ही क्यों नहीं पूछ लेते? लेकिन भाई डेनिस को ये करने में बहुत शर्म आ रही थी और गुस्से में कहता है कि अगर उसका लेवल 80 से कम हुआ तो मैं उसे एडी के आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। लेकिन तभी एडी आते हुए पूछती क्या हुआ, आप लोग क्या बातें कर रहे हो? जो देख बेचारा डेनिस के तो तोते ही उड़ गए। बीबिया कहता है कि अरे कुछ नहीं, मैं बस डेनिस से कुकिंग सीखने के लिए आया था। अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी सीखना चाहूंगी। तो अब डेनिस एडी और बीबिया को खाना बनाना सिखाना शुरू करता है, जहाँ वो सारा ध्यान तो सिर्फ एडी पर ही दे रहा था। बेचारा बीबिया अकेले ही सब कुछ कर रहा होता है। एडी को इस तरह देख डेनिस को अपने बचपन की वो बातें याद आती हैं, कैसे उसके मास्टर भी उसे ऐसी सिखाया करती थी। डेनिस अब उसे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज सिखाता है, जिसके बाद फाइनली काफी मेहनत मशक्कत के बाद एडी की बनाई डिश बनकर रेडी हो जाती है। डेनिस एडी की तो बड़ी वाहवाही करता है, बड़ी तारीफें करता है, लेकिन जब बीबिया अपनी डिश बनाकर दिखाता है तो ज्यादा कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करता और कहता है कि हाँ ठीक है, तुमने भी अच्छा किया। जो देख उसे बड़ा गुस्सा आता है।
अचानक तभी बाहर से क्लॉक टावर से बेल बजने की आवाज आती है, जो सुनते ही एडी एकदम से जाने लगी, ये कहते हुए कि मुझे जरा कुछ काम आ गया, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। इसी बीच पैचल भी सोकर उठी होती है, तो डेनिस कहता है कि अरे वाह, बहुत बड़े टाइम पर आई तुम, एक काम करना है, दोनों डिश तुम खा लेना। और बीबिया को पकड़ते हुए कहता है कि जरा तुम मेरे साथ चलो, हम उसका पीछा करते हैं। तभी हेनरिएटा भी आते हुए कहती है कि पता है, मैंने आज किसी पार्टी को ज्वाइन करने का सोचा है। डेनिस कहता है कि अरे वाह, बहुत बढ़िया, एक काम करो, तुम पैचल के साथ मिलकर टाइम पास करो जब तक हम लोग आते हैं। और वो खुद बीबिया को उठाकर फरार हो जाता है। वो लोग अब एक दीवार के पीछे छुपकर एडी का पीछा कर रहे होते हैं, जहाँ डेनिस एडी के साथ खड़े एक लड़के को बीबिया को दिखाते हुए कहता है कि ये देख, ये है वो लड़का, मैंने कहा था ना जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे यार, तुम झूठ मूठ का परेशान हो रहे हो, वो उसका दोस्त भी तो हो सकता है। एडी और वो लड़का आप घूमते फिरते एक ज्वेलरी शॉप पर आते हैं, जो देख डेनिस तो पागल ही हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि पक्का ये लोग अपनी शादी के लिए वेडिंग रिंग खरीदने आए हैं। यही सब सोच सोच के वो बेचारा अपना सर पकड़े बैठा होता है। तो बीबिया कहता है कि अरे यार, इतना परेशान मत हो, मेरे पास एक आइडिया है। तो इस तरफ इधर हेनरिएटा और पैचल राशन का कुछ सामान लेने आए होते हैं, जहाँ हेनरिएटा ये सोचकर परेशान होते हैं कि कब वो डेनिस का कर्जा चुका पाएगी। पैचल पूछते क्यों, तुम इतना परेशान क्यों, तुम्हारे पास कोई सेविंग्स नहीं है क्या? लेकिन उस बेचारी के पास सेविंग्स तो क्या, 1 रुपया भी नहीं है। लोग काम करके पैसा कमाते हैं, पर वो उल्टा काम करके अपने पैसे गवाती है। पैचल कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे कर्जे में थोड़ी हेल्प कर दूंगी। लेकिन तभी उन्हें सामने खड़े कुछ लोग की बातें सुनाई दे रही थी, जो कि बीबिया के बारे में कुछ बोल रहे थे। शायद यहाँ कोई प्लानिंग चल रही है। इधर बीबिया ने उन लोगों की बातें सुनने के लिए एक मेगाफोन खरीदा होता है और डेनिस के कंधे पे चढ़ के उनकी बातें सुनने लगता है। डेनिस कहता है कि अरे वाह, क्या बात है, क्या दिमाग है तुम्हारा। लेकिन जो अंदर उन लोगों की बातें हो रही थी, उन्हें सुन के तो दोनों के होश उड़ जाते हैं और वहीं खड़ा होकर चिल्लाना शुरू कर देता है कि आखिर चल क्या रहा है इन लोगों का, मुझे पता था कुछ ऐसा ही होगा। और वहीं खड़ा होकर गुस्से में चिल्लाना शुरू कर देता है। अचानक तभी उनके बगल में बहुत ही स्पीड में कोई बंदा आकर अपने विंड मैजिक का यूज करते हुए एक बूढ़ी औरत का पर्स चुरा के भाग जाता है। ये देखते डेनिस बीबिया को अपने कंधों पर बिठाए उसके पीछे भागने लग जाता है। वो चोर जैसे ही डेनिस को अपने पीछे आता हुआ देखता है, विंड मैजिक के जरिए घर के ऊपर चढ़ जाता है। बीबिया भी अपने पाम मैजिक का यूज करता है, जिसपे से उछलकर डेनिस सीधा क्लॉक टावर पे जाता है। और बीबिया के पाम मैजिक के जरिए ही यहाँ वहाँ उछलते हुए जैसे उस चोर के पास पहुंचने वाला होता है, वो चोर अपने विंड मैजिक से उन्हें धकेलते हुए तेजी से निकल जाता है। इसी बीच उछलते हुए बीबिया हेनरिएटा और पैचल को देख लेता है। उस चोर को लग रहा था कि वो बच के निकल गया, लेकिन अगले ही पल हेनरिएटा आसमान से कूदते हुए उसके पीठ पे आ गिरती है। डेनिस आ गया, उसका सर चलाते हुए तारीफ करता है कि चलो कम से कम तुम गरीब हो, लेकिन कुछ काम तो आ गई। रात में जब वो लोग रेस्टोरेंट में वापस आते हैं, तो उन्हें डेनिस के जरिए पता लगता है कि बीबिया का एक बॉयफ्रेंड है, जो सुन के उन दोनों के तो होश उड़ जाते हैं। तो बीबिया समझाता है कि अरे नहीं, हमें बस शक है, अभी ये बात कंफर्म नहीं है कि वो बॉयफ्रेंड ही है या फिर कोई और। वो लोग इसी बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी एडी वापस आती है, जो डेनिस के लिए एक गिफ्ट लेकर आई थी। एडी बताती है कि दरअसल मैंने अपनी पॉकेट मनी बचाकर तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा और इसे खरीदने में एक लड़के ने मेरी मदद की। जो सुन पैचल कहते कि अच्छा तो ये बात है, मतलब वो लड़का तुम्हारा। लेकिन डेनिस चिल्लाते हुए उन्हें चुप कर देता है। एडी डेनिस के लिए एक ब्रेसलेट लाई थी, जिसे वो बड़ी खुशी से अपने हाथों में पहन लेता है और एडी का शुक्रिया कहता है इतना कुछ करने के लिए। जो देख वो बेचारी बड़ी खुश हो गई। तो इस तरफ विगो को दिखाया जाता है, जो कि आज कैपिटल में किसी बड़ी हस्ती से मिलने आया होता है और अंदर जाने से पहले काफी सोच रहा होता है। इधर यहाँ डेनिस पूरा दिन कस्टमर को संभालते संभालते काफी थक चुका था कि तभी अचानक उसके रेस्टोरेंट में कोई बुढ़ा आता है, जो एडी को देख रोने लगा और कहता है कि अच्छा हुआ, आखिरकार आप मुझे मिली गए लेडी अटेलियर। हेनरिएटा सोचते कि भाई ये बुढ़ा कौन है। वो बुढ़ा कहता है कि अरे मैं हूँ बर्डस्टेड फैमिली का बटलर स्टीवर। लेकिन हेनरिएटा और डेनिस को बर्डस्टेड फैमिली के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। तो विविया कहता है कि यार तुम लोग को इतना भी नहीं पता, बर्डस्टेड फैमिली पूरे किंगडम के विजार्ड्स में से सबसे महान फैमिली है। अब स्टीवर उन्हें आराम से बैठ के बताता है कि असल में वो पहले बर्डस्टेड फैमिली का बटलर हुआ करता था और हाल ही में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ऑर्डर मिलने की वजह से वो यहाँ एडी को ढूंढते हुए आ गया। असल में यार बात यह है कि एडी के फादर की मौत के बाद उसका छोटा भाई एडी के हिस्से में आई सारी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता था और इसलिए उसने पूरे किंगडम में ये अफवाह फैला दी कि एडी उनके फैमिली के मेंबर है ही नहीं और उसे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही उन्हें एडी के फादर कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, जिसमें साफ लिखा हुआ था कि उनकी सारी संपत्ति की असली मालिक उनकी बेटी एडी ही है। बर्डस्टेड फैमिली के सारे प्रॉपर्टी की वही जायज मालिक है। और ये न्यूज सामने आने के बाद रॉयल कोर्ट ने डिसाइड किया कि वो खुद इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये जानने के लिए कि एडी सच में बर्डस्टेड फैमिली की मेंबर है भी या नहीं। स्टीवर यहाँ एडी को वापस ले जाने के लिए आया था, पर वो साफ इनकार कर देती है, क्योंकि घर से निकाले जाने के बाद उसके साथ ऐसी दर्दनाक चीजें हुई कि वो अब बहुत डरी हुई है, इसलिए वो अब वापस नहीं जाना चाहती। डेनिस कहता है कि देखो मैं समझता हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ, पर अब तुम ही सारी संपत्ति के असली मालिक हो, इसलिए तुम्हारे फैसले पे तुम्हारा पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। एडी कहती है कि ठीक है, फिर अगर तुम भी मेरे साथ चलोगे तो मैं चली जाऊंगी। अगली सुबह बीबिया और डेनिस जाने के लिए अच्छे से तैयार हो गए होते हैं और भाई डेनिस ने वेटर की ड्रेस क्यों पहन ली यार, पर खैर छोड़ो, अमीर जो दिखना है उसे। बीबिया डेनिस के साथ जा रहा था और हेनरिएटा और पैचल यहीं रुकते हैं ताकि वो जब तक रेस्टोरेंट का ध्यान रख सके जब तक डेनिस वापस नहीं आता। एडी भी तैयार होकर जाने के लिए आ जाती है, लेकिन अभी उसका मन जाने का नहीं था। वो ये बात कहती भी है कि मुझे मन नहीं है, मैं नहीं चाहती वहाँ जाना, लेकिन उसने इतना धीरे बोला कि डेनिस भी कुछ सुन नहीं पाता। उन्हें लेने आए घोड़ा गाड़ी में बैठ के वो लोग टाउन से निकल जाते हैं और काफी घंटों के सफर के बाद फाइनली वो लोग कैपिटल पहुंच जाते हैं। बीबिया तो भाई कुछ ज्यादा एक्साइटेड होता है। तभी इसी बीच उन लोगों की नजर द ब्लैक रेस्टोरेंट पे पड़ती है, जो कि पूरे रॉयल कैपिटल का सबसे बेस्ट और नंबर 1 रेस्टोरेंट है। लेकिन डेनिस के दिमाग में तो फिलहाल कुछ और ही चल रहा था। वो लोग अब कोई कोर्ट जैसी
जगह पर पहुंचते हैं जहाँ वो लोग मिलते हैं एडी के लॉयर से। इस बंदे का नाम है सेस्टाविच, जो एडी का केस लड़ेगा। और यहाँ ये लोग सबसे पहले करेंगे एडी के खून की जांच। लेकिन जैसे ही वो बंदा खून निकालने के लिए नीडल दिखाता है, बेचारी एडी तो डर के मारे भागने लगती है। जोर जबरदस्ती करने के बाद जैसे ही बेचारी को इंजेक्शन लगती है, उसके बाद तो उसकी हालत ऐसे हो जाती है कि जैसे पता नहीं उसे किसी ने जहर दे दिया हो। डेनिस अब एडी को बीबिया को देखकर उसके लॉयर के साथ कहीं जाने लगता है। वो बताता है कि देखो असल में बात यह है कि एडी के फादर माइंड कंट्रोलिंग मैजिक का यूज करने में एक्सपर्ट थे। वो एक तरह का हिप्नोटिज्म मैजिक यूज करना जानते थे जिसे कोई ऐसे ही नहीं सीख सकता। ये सिर्फ कुछ चुनिंदा ब्लड लाइन के लोग ही सीख सकते हैं और इसलिए उन्हें एडी के खून की जांच करनी है। अगर वो सच में बर्ड स्टेट फैमिली की मेंबर है तो उसके पास भी काबिलियत जरूर होगी। यहाँ उन्हें पता लगता है कि एडी का छोटा भाई जोसेफ शुरुआत से उनकी संपत्ति को हथियाना चाहता था और इसलिए उसने खाने में जहर मिलाकर एडी के माँ बाप को मार दिया और एडी को परिवार से बेदखल करके उसे भी मरने के लिए छोड़ दिया। उस समय तो ये मुद्दा शांत हो गया था, लेकिन अब जब से एडी के फादर के वो कागजात मिले हैं जिसमें एडी का जिक्र है, तब से ही रॉयल कैपिटल खुद इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब सेस्टाविच यानी वही लॉयर उन लोगों को लेकर एक मैजिक क्रिस्टल के पास लेकर आता है, जहाँ वो अब क्रिस्टल के अंदर एडी के खून की एक बूंद डालता है और उसके फादर एक खून की एक बूंद डालता है जिसे गवर्नमेंट ने संभाल कर रखा था। जिसके बाद क्रिस्टल के अंदर कुछ टेस्ट होते हैं जिससे फाइनली साबित हो जाता है कि एडी ही उनकी इकलौती औलाद है। हालांकि उन लोगों के लिए अच्छी बात तो थी, लेकिन फिलहाल इस चीज से एडी उतनी खुश नहीं होती। के बाद अब एक कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे नोबल्स बैठे थे। एडी के फादर का छोटा भाई जोसेफ भी वहीं पर होता है और डेनिस को देख कहता है कि अरे ये तो वही फट्टू है ना, इसे सिल्वर विंग वालों ने लात मार कर निकाला था। डेनिस गुस्से में जवाब दे ही रहा होता है कि तभी जज उसे शांत कर देते हैं और यहीं पर बीबिया को डेनिस का सरनेम पता लगता है जो कि है डेनिस ब्लैक। जो सुन वो काफी हैरान भी था। जज यहाँ पर अनाउंस तो करता है कि एडी ही सारी संपत्ति के असली मालिक है, लेकिन जोसेफ का वकील कहता है कि जज साहब देखिए, ये सच है कि एडी उनकी ही बेटी है, लेकिन एडी का जन्म उनके किसी रखेल से हुआ है, तो इसे परिवार का सदस्य मानना सही नहीं होगा। सेस्टाविच कहता है कि अगर अच्छा ऐसी ही बात है तो फिर क्यों ना हम उसका ब्लड टेस्ट कर लें। वो लोग भी इस बात पर एग्री होते हैं और एक डॉक्टर आकर एडी का खून लेता है, जिसके बाद जज हर किसी को एक स्टिक चुनने के लिए कहता है, जिससे उस इंसान को चुना जाएगा जो एडी का ब्लड वेरिफिकेशन करेगा। और किस्मत से इस टेस्ट के लिए उनके ही बटलर स्टीवर्ट को चुना जाता है, जो अब उसी मैजिकल क्रिस्टल के अंदर सबसे पहले एडी का खून डालता है और फिर लॉर्ड फेमस का यानी कि एडी के फादर का, जो ऑब्वियसली मैच हो भी जाता है। और इसके बाद बारी आती है एडी का खून लॉर्ड फेमस की बीवी एलिसा के साथ मैच करने की, जो कि इस बार मैच ही नहीं होता। जो देख वो दोनों हैरान होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सेस्टाविच ऑब्जेक्शन डालते हुए कहता है कि जरूर यहाँ पर कोई गलती हुई है, ये मुमकिन ही नहीं कि उसका खून मैच ना हो। अरे अब तुम लोग मानोगे नहीं, लेकिन यही सच है, वो एक रखेल की बेटी है और ये बात कभी नहीं बदलेगी। जोसेफ यहाँ पर और भी कुछ बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करता है जो सुन एडी को बहुत बुरा लगता है। और अब जज भी अनाउंस कर देता है कि एडी लॉर्ड फेमस की ही बेटी है, लेकिन वो एक जायज वारिस नहीं है, तो ये सारी संपत्ति और जायदाद का असली मालिक जोसेफ ही रहेगा। इसी बीच अचानक डेनिस की नजर स्टीवर पर जाती है, जो कि शायद कुछ छुपा रहा था। डेनिस से देखते ही गुस्से में जाके सीधा उसे उठा लेता है, जहाँ उसके हाथ पर एक कट था जिसे वो छुपा रहा था, यानी कि उसने एडी का ब्लड टेस्ट अपने खून के साथ किया, न कि लॉर्ड फेमस की बीवी के साथ। और उसने ये गद्दारी जोसेफ के कहने पर की, क्योंकि जोसेफ की बात मानने पे उसे फिर से फैमिली का मेन बटलर बना दिया जाता। तभी जज चिल्लाता है कि आखिर तुम्हें कर क्या रहे हो, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूँ, अपनी सीट पर जाके बैठ जाओ। मगर डेनिस को यहाँ पर साफ समझ आ जाता है कि सिर्फ जोसेफ ही नहीं, यहाँ तक कि जज भी मिला हुआ है। उनके किसी भी स्टिक पर कोई निशान था ही नहीं, बल्कि ये सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। एक छोटी सी बच्ची एडी के खिलाफ इन लोगों ने इतनी बड़ी साजिश रचाई, जो देख गुस्से में डेनिस का खून खोल रहा होता है और अब वो यहाँ पर सबको खत्म करने के लिए तैयार था। लेकिन बीबिया समझाता है कि रुको, अगर तुमने यहाँ पर खुद पे काबू नहीं किया तो तुम्हें वो लोग जेल भेज देंगे, और उसके बाद सोचो एडी का क्या होगा, तुम्हारे बिना वो कैसे रहेगी। ये सब सोच करना चाहते हुए भी डेनिस खुद को शांत कर लेता है। डेनिस अब एडी को लेकर बाहर आ जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ इसे लेकर आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ रहने से अच्छा है कि एडी मेरे साथ रहे। जिसके बाद ये लोग एक छोटी सी प्रॉपर्टी के पास आते हैं जो कि एडी के हिस्से में आई है। यहाँ बर्ड स्टेट फैमिली की सारी बुक्स और नॉलेज भरी पड़ी है। अंदर पहुंचने पर वो लोग देखते हैं कि इस जगह की हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब है, लेकिन तभी अचानक एडी एक जाल में फंसकर नीचे गिर जाती है, जिससे उनके सामने एक हिडन रूम खुल जाता है। बेबी और सेस्टाविच अंदर जाकर जब यहाँ कुछ बुक्स पढ़ते हैं तो उनके तो होश उड़ जाते हैं। डेनिस पूछता है क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ कीमती मिला क्या। बीबिया कहता है कि हाँ, ये सिर्फ कीमती ही नहीं, ये तो एक ऐसा खजाना है जिसे कोई कीमत ही नहीं है। वो दोनों इन बुक्स को पढ़ के बिल्कुल पागल जैसे हो गए थे। तब सेस्टाविच को समझ में आता है कि शायद लॉर्ड फेमस का शुरुआत से यही प्लान था। वो अपनी विल के जरिए लीगली ये सारी किताबें और नॉलेज एडी को सौंपना चाहते थे, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कैपिटल के लोग सारी संपत्ति एडी के हाथ में आने ही नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने दुनिया की नजर में छोटी सी कबाड़ जैसी जगह एडी के हिस्से में डाल दी, जिसे कोई ऑब्वियसली हथियाना नहीं चाहेगा। डेनिस कहता है अरे वाह, प्लान तो बढ़िया था। वैसे एडी, तुम अब इन सारी बुक्स का क्या करोगी। तो वो कहते हैं कि हम इसे अपने रेस्टोरेंट में रखेंगे ताकि सब इसे पढ़ पाए। लेकिन बीबी और सेस्टाविच को सुनकर बड़ा अजीब लगता है कि भाई रेस्टोरेंट में इन किताबों का क्या काम। जिसके बाद अगले दिन वो लोग रॉयल कैपिटल से जाने वाले होते हैं, जहाँ बीबिया उनके पास पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया था। लेकिन जैसे ही वो जा रहा होता है तो एक बंदे को देखता है जो कि बिल्कुल डेनिस की तरह था। पर हैरानी की बात यह थी कि इस बंदे का चेहरा ही सिर्फ डेनिस की तरह था, उसका और पर्सनैलिटी डेनिस से बिल्कुल ही अलग था। तभी डेनिस बीबिया को आवाज देकर बुला लेता है और तभी इस बंदे के पास एक लड़की आती है जो उससे पूछती है कि आखिर ये कौन है। तो बताता है कि ये वही है जिसके बारे में मैं तुम्हें कह रहा था, और बस डेनिस को देखकर वो चुपचाप चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद डेनिस के रेस्टोरेंट में आने के लिए लोगों की एक लंबी लाइनें लगी
लगी होती है, क्योंकि एक तो उसके यहाँ खाना लाजवाब मिलता ही था, पर अब उन लोगों के पास एंशिएंट मैजिक बुक्स का खजाना है जिसे पढ़ने के लिए लोग पागल हो रखे हैं और खुद ब खुद आ रहे हैं। क्योंकि डेनिस ने ऐसा रूल रखा है कि जब तक उसके रेस्टोरेंट में कोई खाना खा रहा है तब तक वो बुक्स भी पढ़ सकता है, पर खाना खत्म होते ही वापस जाना होगा, फिर कोई भी यहाँ नहीं रुक सकता। पर तभी एक आदमी आके उसे बताता है कि मेरी बीवी को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, मेडिसिन के ऊपर बेस्ड इस बुक के अंदर वो सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं जिससे मैं वो दवाई बना सकता हूँ, तो प्लीज मुझे कुछ वक्त के लिए बुक ले जाने दो। लेकिन डेनिस अपनी मर्जी से जवाब न देकर एडी से पूछता है कि तो क्या करना चाहिए, तो एडी भी उस आदमी को बुक्स ले जाने की स्पेशल परमिशन दे देती है। लेकिन जब बाकी के कुछ लोग भी डेनिस को चूना लगाकर बुक लेने की कोशिश करते हैं तो वो साफ न कर देता है कि बुक्स बांटने के लिए नहीं रखी, तुम में से किसी को नहीं मिलने वाला। उन लोगों को भगाने के बाद डेनिस पूरे जोश में अपने काम में लग जाता है, जहाँ वो बारी बारी सभी के ऑर्डर्स तैयार करने लगा। हालांकि अभी तो उसके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। यहाँ डेनिस के पास का एक सीन दिखा जाता है जहाँ वो अंधेरी रात में डरा सहमा हुआ सड़क किनारे बैठा था, साथ ही वो काफी भूखा भी था। लेकिन तभी उसकी नजर सामने से गुजरती हुई एक औरत पे पड़ती है जिसका वॉलेट नीचे गिर गया था, तो डेनिस चुपचाप पर्स उठाकर उस औरत को लौटा देता है। जो देख वो औरत भी हैरान थी कि इस हालत में होने के बावजूद भी इसने अपनी ईमानदारी दिखाई। तो अब वो डेनिस को अपने घर लाकर अपने हाथों से बनाया हुआ खाना खिलाती है, जिसे खाकर उसे ऐसा फील होता है कि जैसे उसकी अंधेरे से भरी जिंदगी में रोशनी भर गई हो। यहाँ तक कि बस सिर्फ खाने से ही वो इतना खुश होता है कि रोने भी लगता है। अब जैसे उस लेडी का चेहरा दिखाया जाता है, अचानक डेनिस की आंख खुल जाती है, क्योंकि वो काम करते करते इतना थक चुका था कि वो खाना बनाते बनाते ही बेहोश हो गया। और अब डेनिस की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। डेनिस वापस उठकर अपने काम करने के लिए जा रहा होता है, तो वो चारों उसे रोकते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है और तब तक वो लोग बाकी चीजें संभाल लेंगे। पैचल, हेनरिएटा और बीबिया तो बाहर आ जाते हैं, पर एडी वही डेनिस के पास बैठती है। अभी लोग बाहर आके बैठे सोच ही रहे होते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, कि तभी पैचल कहते हैं क्यों ना हम डेनिस को कुछ अच्छा सा खाना बनाकर खिलाएं। उन लोगों को भी आइडिया काफी अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि खाना बनाने के दौरान आग भी जलानी पड़ती है, तो हेनरिएटा अपना आर्मर पहन के रेडी हो जाती है। अब लोग सबसे पहले मीट लेते हैं, जिसे काटने के लिए हेनरिएटा तो ऐसे रेडी थी कि मीट के साथ साथ पूरा टेबल ही कट जाए। और अब बस एक डिश बनाने के लिए इन लोगों का अलग ही तमाशा शुरू हो जाता है। पर तभी उनके रेस्टोरेंट में एक नया मेहमान आता है, जो कि है सेस्टाविच। एडी इस वक्त डेनिस के पास ही बैठी होती है, जहाँ उसका बुखार अभी बढ़ता ही जा रहा था। उसकी हालत और ज्यादा खराब हो रही होती है, जो देख एडी काफी परेशान थी। फिर से अब वापस डेनिस के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो कुछ ज्यादा ही शरारती हो चुका था। यहाँ पता लगता है कि वो लेडी जिसे डेनिस मिला था वो एक हेड शेफ है, जिसे उसका जूनियर शेफ काफी बुराई कर रहा होता है कि देखिए डेनिस ने सब क्या किया, कुछ ज्यादा ही बदमाशी हो रही है उसकी आजकल, उसने पूरा खाना ही बर्बाद कर दिया। तो कहते हैं कि अरे छोड़ो क्या हो गया, वो है तो एक बच्चा ही, धीरे धीरे अपने आप सीख जाएगा। और डेनिस पीछे खड़ा उनकी बात सुन लेता है, जिसके बाद वो खुद अपने हाथों से खाना बनाकर सीधा रेस्टोरेंट में ले आता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि यहाँ पर बड़े बड़े नोबल्स बैठे थे और डेनिस ने पहली बार खाना बनाया है। इधर उधर ढूंढने के बाद वो एक लेडी के पास आकर उसे अपनी डिश ट्राई करने के लिए देता है। डेनिस की बनाई डिश टेस्ट करने के बाद उस औरत को उल्टी आने लग जाती है, जो देख खुद हेड शेफ को वहाँ पर आना पड़ता है और देखते ही समझ जाती है कि आखिर बात क्या है। वो अब डेनिस के बनाई डिश के ऊपर कुछ अलग सा मैजिक करती है, जिसके बाद वो दोबारा उस लेडी को खाने के लिए देती है। और अब जब वो दूसरी बार ये चखती है तो इसका टेस्ट काफी अच्छा हो चुका था, जिसके बाद डेनिस हेड शेफ के पास आकर खुद उनसे माफी मांगता है और इमोशनल होकर रोने लग जाता है, क्योंकि वो पहले से जानता था कि खाने का टेस्ट काफी बेकार था। तो वो उसे बात अच्छे समझाते हैं कैसे एक अच्छा खाना बनता है और कैसे हर एक इंग्रेडिएंट को एक सही मात्रा में डाला जाता है। डेनिस पूछता है कि वैसे आपने उस खाने को इतना टेस्टी कैसे बना दिया। अच्छा वो तो बस मेरे लिए आम सी बात है, इसलिए तो मैं यहाँ की हेड शेफ हूँ। जो देखते ही डेनिस के मन में अब एक शेफ बनने की एक्साइटमेंट जाग उठती है। और इधर प्रेजेंट में एडी डेनिस के पास बैठी बैठी सो गई होती है। दूसरी तरफ बीबिया सेस्टाविच से पूछता है कि भला आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ, तो बताता है कि दरअसल मैं तुम्हारी लाइब्रेरी में से एक बहुत ही खास किताब पढ़ने आया हूँ, लेकिन अब क्योंकि डेनिस काफी बीमार है तो वो उसके लिए कुछ करना चाहता था, जैसे कि एक अच्छा सा न्यूट्रिशन से भरा हुआ पौष्टिक खाना। सेस्टाविच जोश में आते हुए कहता है कि हमें चावल बनाने चाहिए और अब हमें इस बात का ध्यान रखना होगा किस तरह से हम चावलों के जरिए उसे ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन दे सके। और भला यार यहाँ पर इसके अंदर से डिवाइन पावर्स रिलीज क्यों हो रही है। जिसके बाद भाई इन लोगों का अलग ही नाटक शुरू हो जाता है। पैचल और बीबिया भी इस पागलपन में शामिल हो जाते हैं, जो देख हेनरिएटा को कुछ समझ नहीं आता। उस बेचारी को तो ऐसा लग रहा होता है जैसे वो इन लोगों की बातें समझने के लिए बहुत दूर है। ये लोग बस ये फैसला करने में लगे होते हैं कि हमें खाना बनाने के लिए कौन सी आग जलानी चाहिए, मतलब भाई ये भी कोई बात है। इसलिए अब हेनरिएटा चुपचाप आकर साइड में बैठ जाती है और फाइनली इन लोगों का डिसीजन ये निकलता है कि खाना बनाने के लिए ये लोग 2 तरह की आग का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही एक अजीब से बर्तन का। हेनरिएटा तो भाई अकेले कोने में बैठी होते हैं, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों का आखिर चल क्या रहा है। और जरा तुम यहाँ हेनरिएटा को देखो, बेचारी पूरी सफेद पड़ी हुई है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ चल क्या रहा है। और तभी रेस्टोरेंट में एंट्री लेता है ये मोटा बुढ़ा, जो कि अपना कोई मैजिकल डिवाइस बेचने आया था जिसमें चावल पकाए जा सकते हैं। हेनरिएटा भी इसमें इंटरेस्टेड होती है, तो वो अब अंदर आके सबको इस डिवाइस के बारे में समझाने लगता है कि कैसे ये ऐसे काम करता है, ये वैसे काम करता है, यही सब। हेनरिएटा भी काफी इंटरेस्ट ले रही होती है कि अच्छा ऐसा होता है क्या। लेकिन भाई अब इन दोनों की बातें उन तीनों को समझ नहीं आती। वो बेचारे अलग बैठे होते हैं कि पता नहीं लोग क्या बात कर रहे हैं। और यार इन पांचों का नाटक मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा कि लोग करना क्या चाहते हैं। आखिर में कई सालों तक जंग लड़के फैसला लेने के बाद वो लोग उसी बुढ़े के डिवाइस में खाना बनाने का डिसाइड करते हैं। इसी बीच एडी नीचे आकर बता दिए कि डेनिस का बुखार काफी हद तक कम हो चुका है। हेनरिएटा बताती है कि हम लोग डेनिस के लिए पौष्टिक खाना बना रहे हैं। एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस के लिए एडी अब अंडे डालने का फैसला करती है, जो देख वो लोग भी बड़े गौर से देख रहे होते हैं कि अच्छा ऐसा ही बन सकता है। खैर अब काफी देर बाद इधर डेनिस को होश आ गया होता है, जहाँ एडी उसके लिए खाना लेकर आती है। डेनिस जब खाना शुरू करता है तो उसे वही सुकून मिलता है जो उसे बचपन में मिला करता था। भाई सही में इन लोगों ने इतना
अच्छा बना दिया, मुझे तो लगा ये पक्का उल्टी कर देगा। डेनिस एडी का शुक्रिया करता है उसका इतना ख्याल रखने के लिए, जो देखो बेचारी बच्ची भी काफी खुश होती है। अगली सुबह हेनरिएटा और बीबिया अपने कपड़े लत्ते पैक करके कहीं जा रहे होते हैं क्योंकि आज कोई स्पेशल डे है। इधर डेनिस के साथ साथ एडी और पैचल भी तैयार हो गए होते हैं क्योंकि आज इन लोगों का कहीं घूमने जाने का प्लान है। इसी बीच बीबिया और हेनरिएटा भी आ जाते हैं। इन लोगों ने अपने साथ बाल्टी, साबुन और तौलिया रख लिया होता है क्योंकि शाम में इन लोगों को आना था एक बाथ हाउस में, जहाँ पर डेनिस फुल अपने कपड़े उपड़े उतार कर बॉडी फ्लेक्स कर रहा होता है। बीबिया भी कहता है कि वाह यार काफी अच्छी बॉडी है तुम्हारी। डेनिस का शरीर देख के वो अपना छुपाने लगता है क्योंकि वो बेचारा अंदर से बिल्कुल हड्डी था। डेनिस कहता है कि अरे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, रोज दिन 2-4 हजार पुशअप्स मार, तेरी भी ऐसी बॉडी बन जाएगी। फिलहाल तो चल नहाते हैं, मुझे सबर नहीं हो रहा। तो इस तरफ इधर यहाँ लड़कियां नहा रही होती हैं, जहाँ पैचल हेनरिएटा का फिगर देख के काफी हैरान थी और कहते हैं कि आपका फिगर तो सच में काफी शानदार है। नहाना धोना होने के बाद अब जब ये लोग खाने बैठे होते हैं तो हेनरिएटा अपने खुशखबरी देते हुए बताते हैं कि आज मुझे फाइनली जॉब मिल चुकी है। हमेशा की तरह उसका ये कोई एडवेंचर वाला जॉब नहीं है, बल्कि इस बार उसका काम नाइट्स के साथ है, जिसमें उसे काफी सारे लोगों की हेल्प करने का मौका मिलेगा। बीबिया बताता है कि हाँ मुझे भी जॉब मिल गई एक दूसरी पार्टी में, हालांकि उन लोगों की रैंक इतनी कुछ खास नहीं है, पर फिर भी मेरे लिए बहुत है। हेनरिएटा तारीफ करते कि तुम्हें भी मेरी तरह जॉब मिली गई फाइनली। तो बीबिया कहता है कि नहीं तुम मुझे अपने जैसे गरीबों के साथ कंपेयर मत करो, मैं शुरू से ही अपने खाने का बिल भरता रहा हूँ। पैचल बताती है कि जल्दी वो भी कैपिटल जाके एक मैजिक स्कूल में इंस्ट्रक्टर बनेगी। देखकर लग रहा है कि अब ये सब लोग एक नई शुरुआत करने वाले हैं और शायद इसी का जश्न भी मना रहे हैं। वो सभी लोग अपना खाना पीना खा ही रहे होते हैं कि तभी बीबिया कहता है कि अब हम सब लोग अपने अलग अलग रास्तों पे जाने वाले हैं, मुझे तो सच में काफी अकेलापन महसूस होगा। डेनिस कहता है कि पागल मत बनो, तुम सभी अब वो काम करने के लिए जा रहे हो जो तुम हमेशा से करना चाहते थे, तो बस जश्न मनाओ और खाओ पियो। डेनिस अब एक बार दोबारा से अपनी कुकिंग स्किल्स फ्लेक्स करते हुए उन सभी के लिए एक बेहतरीन सी डिश बनाकर तैयार कर देता है। लेकिन तभी अचानक पता नहीं भाई ये मोटा कहाँ से आ जाता है जो अच्छे खाने की खुशबू सुन के यहाँ तक पहुंच गया था। डेनिस कहता है कि अरे तुम यहाँ कैसे, पर तुम्हारा नाम क्या है? पर एडी को इसका नाम याद होता है जो कि है बुलबो। वो मोटा कहता है कि जल्द से मुझे पता लगा तुम लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हो, मैं जल्दी से यहाँ आ गया और जरा देखो मैं तुम लोग के लिए क्या लेकर आया हूँ। ये मोटा अपने साथ 3 मेट्स और एक बड़ा सा मीट का टुकड़ा लाया होता है, जो जैसे ही हवा में उछालते हैं डेनिस कुछ सेकंड्स के अंदर उसके हजारों टुकड़े कर देता है और अब आराम से उस मोटे के साथ बैठ के मस्त पार्टी करते हैं। एडी जब डेनिस को अपने हाथों से खिलाती है तो इस मोटे बुलबो को जलन होने लगती है, तो एडी उस बेचारे को भी खिला देती है और फिर उसके मन में तो भाई अजीब से ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। बीबिया कहता है कि वैसे मुझे एक बात जाननी है, कोर्ट रूम में जज ने तुम्हें डेनिस ब्लैक करके बुलाया था, यानी कि तुम द ब्लैक रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हो? तो डेनिस बताता है कि हाँ, उस रेस्टोरेंट के हेड शेफ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और उस सरनेम को लेने की इजाजत दी, लेकिन एक दिन किसी बात पर हमारा झगड़ा हो गया और उस वक्त मैं लेवल 90 के करीब था, तो मैंने गुस्से में रेस्टोरेंट छोड़ दिया। उसके बाद मैं दुनिया की कई अलग जगहों पर गया और एक काफी लंबा समय सिल्वर विंग के साथ गुजारा, पर अब मुझे समझ में आ गया कि शायद वो बस उस दिन मुझे समझा रही थी। दूसरी तरफ इधर डेनिस के रेस्टोरेंट में 2 लड़कियां आज खाने आई होती है, लेकिन रेस्टोरेंट तो आज बंद होता है। इसी बीच वहाँ से गुजरते हुए 2 लोग उनमें से एक बहन को धक्का देते हुए कहते हैं कि अबे साइड हटना, रास्ते में क्यों खड़ी है? लेकिन इन लड़कियों के पास काफी अच्छी मैजिकल पावर्स होती है और वहीं खड़े खड़े उन दोनों लड़कों की वाट लगा देती हैं। तभी अचानक इधर रेस्टोरेंट के पास ही काफी ज्यादा आग लग चुकी थी। इधर जब तक डेनिस और बाकी सब लोग वापस टाउन पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है जहाँ पर आग लगी है वहाँ डेनिस का रेस्टोरेंट है, जो देखते ही डेनिस घबराते हुए बहुत तेजी से उस जगह की तरफ भागता है और जब तक वो पहुंचा आग उसके रेस्टोरेंट तक भी पहुंच चुकी थी, जो देख वो लोग बहुत हैरान होते हैं कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। डेनिस की आंखों के सामने उसका रेस्टोरेंट जल के राख हो चुका था। तभी वही 2 बहनें बताते हैं कि ये आग इन लोगों ने लगाई है और ये दोनों आदमी द नाइट मिस्ट ट्रूप से हैं, जो देख डेनिस का तो खून खोल रहा था। तुम लोगों को कुछ ज्यादा घमंड आ गया था ना, ये उसी घमंड का अंजाम है, अगली बार से हमसे पंगा मत लेना। डेनिस का रेस्टोरेंट इसी तरह घंटों तक जलता रहता है और जब तक आग शांत हुई पूरी जगह जल के राख हो चुकी थी। वो जगह जो डेनिस और बाकी सब के लिए इतनी खास हुआ करती थी वो सब कुछ खाक हो गया और तो और एडी के वो सारी एंशिएंट बुक्स भी। बीबी और पैचल को लग रहा होता है कि उन लोगों की गलती है क्योंकि उन्हें बचाने के चक्कर में ही डेनिस ने उनसे लड़ाई की, लेकिन डेनिस कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम में से किसी की भी गलती नहीं है, जरूर जोसेफ ने विगो को ये करने का ऑर्डर दिया होगा और विगो ने ये काम नाइट मिस्ट ट्रूप वालों से करवाया। बीबी कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर तो हमें लड़ना चाहिए, उन्हें सबक सिखाना जरूरी है, लेकिन डेनिस मना करते हुए कहता है कि नहीं, मैं किसी और टाउन में जाकर एक नया रेस्टोरेंट खोल लूंगा। जिस पर वो लोग मना करते हैं कि हम कब तक ऐसे डरते रहेंगे, हमें उनका सामना करना चाहिए। देखो तुम लोग के लिए कहना आसान है पर करना नहीं, क्योंकि इसमें ग्रेटेस्ट नोबल फैमिली, नंबर 1 पार्टी और कुछ खतरनाक गुंडों के साथ है और हम सब में इतनी ताकत नहीं कि उनका सामना कर सके। बीबिया पूछता है कि आखिर तुम्हें हो क्या? कुछ दिनों पहले तक तुम तो एडी के लिए पूरे किंगडम को दुश्मन बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन डेनिस को जवाब नहीं देता और अब कमरे में आकर लॉकर में से अपने वो पैसे निकालता है जो उसने अब तक जमा किए थे। एडी पूछते हैं क्या सच में तुमने जाने का फैसला कर लिया? पर डेनिस ये बात जानता था कि अगर उसने कुछ भी किया तो वो लोग दोबारा से उसका पीछा करेंगे और वो नहीं चाहता कि दोबारा कुछ ऐसा हो, इसलिए फिलहाल उसके लिए यहाँ से जाना ही सही है। दूसरी तरफ यहाँ एक ग्रुप में कई सारे लोग उनकी तरफ ही आ रहे थे। एडी डेनिस से पूछते हैं क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? डेनिस कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ दोबारा कुछ ऐसा हो, वैसे ही मैंने तुम्हारी सारी बुक्स जला दी। पर एडी को उन बुक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस डेनिस के साथ खुश रहना था, तो वो भी साथ चलने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ यहाँ नीचे वो काफी
सारे लोग आकर इन तीनों को घेर लेते हैं। अपना सारा सामान पैक करके डेनिस जब जाने के लिए नीचे आता है तो देखता है कि यहाँ पर ये तीनों भी उन सारे लोगों के साथ खड़े हैं और बारी बारी कहते हैं कि हमें पता है कि तुम क्यों इस तरह डर के यहाँ से भाग रहे हो, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से किसी को चोट आए, लेकिन तुम खुद दूसरों के लिए खुद को नुकसान पहुंचाने से नहीं डरते। असल में यहाँ पर टाउन के काफी सारे लोग डेनिस की हेल्प के लिए आए थे। अगर आज तुम पीछे हट गए तो कल को वो लोग पूरे टाउन पे राज करेंगे, हमें उनसे लड़ना ही होगा। तभी यहाँ वो मोटा पॉल आते हुए कहता है कि जिसने एडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वो बच नहीं सकता। साथ ही वो दो बहनें भी आई होती हैं और कुछ नए कैरेक्टर्स जिनके बारे में मुझे तो नहीं पता। विविया कहता है कि जरा देखो तुम्हारे आसपास कितने सारे लोग हैं तुम्हारी मदद के लिए, अब पीछे हटने कोई मतलब नहीं बनता। डेनिस सोचता है कि मैं सच में अजीब हूँ, मैं खुद तो इन लोगों से ये कहता हूँ कि अपने पसंद की चीजों को खुद से दूर मत जाने दो, पर आज मैं अपने रेस्टोरेंट और इन लोगों को ही छोड़कर जा रहा हूँ, कितना बड़ा बेवकूफ हूँ मैं। और फाइनली इन सभी का मोटिवेशन काम आ जाता है क्योंकि डेनिस अब लड़ने के लिए तैयार था, जो देख वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। हेनरिएटा कहती है कि अगर हम लड़ने ही जा रहे हैं तो फिर क्यों ना अपनी टीम का एक नाम रखें। तो एडी एक नाम सजेस्ट करती है जो कि है आउटकास्ट रेस्टोरेंट, और यही इस एनिमे का नाम भी है। विविया कहता है कि अब जब नाम का फैसला हो चुका है तो हमारे टीम लीडर दो शब्द कहेंगे, और फिर डेनिस वही बातें करता है कि हम लड़ेंगे, जीतेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, हार नहीं मानेंगे, बस वही सब। ये लोग अपनी खुशी मना ही रहे होते हैं कि तभी कैटी वहां आती है, जो सिल्वर विंग की तरफ से डेनिस से माफी मांगने आई है, क्योंकि उसने विगो को किसी से कहते सुना था कि डेनिस के रेस्टोरेंट में आग लगा देना। उसने कोशिश तो की थी वक्त पर पहुंचकर सब रोकने की, पर कुछ कर नहीं पाई। डेनिस कहता है कि देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन बस मेरे लिए एक छोटा सा फेवर कर दो, मुझे विगो की हर एक चाल के बारे में बताओ कि वो कब और क्या करेगा। कैटी कहती है कि देखो यहाँ जो भी कुछ हुआ मैं उसमें अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन सिल्वर विंग की हिफाजत करना और उन लोगों के साथ गद्दारी न करना भी मेरा एक फर्ज है, तो इसलिए माफ करना, मैं ये नहीं कर सकती। कैटी ये कहते हुए जाने लगती है तो डेनिस कहता है कि हाँ मैं भूल गया था कि तुम्हारे कंधों पे भी जिम्मेदारियां हैं। जिसके बाद अब सुबह होने पर डेनिस और वो चारों घोड़ा गाड़ियों से कहीं जा रहे होते हैं। यहाँ वो उन लोगों को बताता है कि द ब्लैक्स रेस्टोरेंट का हेड जिनी ब्लैक का लेवल 100 है, जो सुनकर उन लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में किसी का भी लेवल 100 से ज्यादा नहीं हो सकता, और अपने डेनिस का लेवल तो 99 है। बीबी एक्साइटमेंट में कहता है कि लेवल 100 तक होने के बाद तो उस बंदे का नाम इतिहास में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि जो भी लेवल 100 तक पहुंचता है उसे रैंक सोवरेन कहते हैं, जैसे कि वो 4 बड़े किंग्स, द प्रोजेनेटर ऑफ मैजिक, एडवेंचर सोवरेन और द फर्स्ट किंग, ये सभी लोग इतिहास के रैंक सोवरेन थे। अगर ऐसा तो फिर तुम्हारा नाम भी इतिहास में लिखा जाना चाहिए। डेनिस कहता है कि अरे बस बस अब थोड़ा शांत हो जाओ। असल में डेनिस के जो हेड शेफ है उससे सिर्फ कुकिंग स्किल्स आती है, ना कि कोई कॉम्बैट स्किल्स, और इसलिए फिलहाल डेनिस उनसे ही हेल्प मांगने जा रहा है। अब कैपिटल में पहुंचते हैं ये लोग सबसे पहले चादर वादर पहन लेते हैं ताकि किसी के पहचान में ना आए। विविया जैसे ही कपड़े की दुकान पर आता है तो यहाँ पर उसके लुक से तो भाई लड़कियां ही फिदा हो रही थी। तो इस तरफ इधर पैचल का ग्रुप कैपिटल में मौजूद सारे विजार्ड्स के पास जाकर उनसे हेल्प मांगने का डिसाइड करता है, और इधर हेनरिएटा आई होती है सेस्टा विच के पास, जहाँ हेनरिएटा के पास एक काफी अच्छा प्लान था। सेस्टा विच पूछता है तो फिर क्या है ये प्लान, और यहाँ भाई ये मोटा बॉल बो एडी के लिए पूरा जी जान लगा रहा था, खुद तो कुछ कर नहीं रहा होता, बस मजदूरों से काम करवा रहा होता है। तभी वो देखता है कि एडी किस चीज को बड़े गौर से देख रही है, जो कि एक तरह का भोंपू या माइक शायद कुछ है, लेकिन ये फिलहाल खराब था तो अब एडी के लिए इसे ठीक करने की सोचता है। यहीं पर उन लोगों से मिलने ये बंदा आता है, जो कि शायद तुम्हें याद होगा ये वही है जो डेनिस और एडी के पास से उस दिन बुक ले गया था अपनी बीवी की इलाज के लिए, और क्योंकि उसकी बीवी की हालत काफी अच्छी हो चुकी है तो एडी को किताब लौटा देता है। वो एडी का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं तो जरूर बताना, मैं यहाँ का काफी जाना माना विजार्ड हूँ। बोल्बो कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर तो हमें तुम्हारी मदद चाहिए ही होगी। ये सभी लोग अलग अलग टीमों में बैठकर अपना काम कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ इधर डेनिस पहुंचता है द ब्लैक्स रेस्टोरेंट के पास, मगर फिलहाल अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि जिस तरह वो सब कुछ छोड़कर बाहर निकला था उसे काफी शर्म आ रही होती है अंदर जाने में, लेकिन फिर भी अपने शर्म को मार के अंदर जाते हुए कहता है कि हेलो दोस्तों कैसे हो तुम लोग। उसे देखते ही मेड चिल्लाकर कहते हैं कि डेनिस वापस आ गया, जल्दी आओ यहाँ पर, जो सुनते ही खुशी से हर कोई आकर उसे घेर लेता है। डेनिस कहता है कि अरे रुको रुको, पहले मुझे हेड शेफ से मिलना है। तो अब एक बड़ी प्यारी सी लड़की उसका वेलकम करती है और बताती है कि हेड शेफ उस कमरे में है। तो अब डेनिस अपनी शर्म भूलकर उनके पास में चला जाता है। वैसे हम लोग काफी दिनों बाद मिल रहे हैं ना। हेड शेफ कहते हैं कि अरे वाह देखो कौन आया, वही बेवकूफ जिसे चावल बनाना तक नहीं आता। तो डेनिस कहता है कि नहीं अब तक तो नहीं, मैं अब तक 100 लेवल तक नहीं पहुंच पाया। तो पूछते हैं कि फिर कैसे आना हुआ, तुम्हारे आने की वजह। तो डेनिस फिर वो बताता है जो कैटी ने उसे बताया था कि जल्दी बहुत सारे कुछ हाई क्लास लोग एक साथ इकट्ठा होंगे, जैसे कि रॉयल कोर्ट का जज जोसेफ, नाइट मिस्ट ग्रुप का लीडर हूपर, और साथ ही सिल्वर विंग बटालियन का वीगो। कैटी ने डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली खुद से बड़बड़ाते हुए सारी इन्फॉर्मेशन डेनिस को दे दी थी। जो सब सुनने के बाद हेड शेफ कहते हैं कि लगता है तुम्हारे सारे विलन्स एक साथ आने वाले हैं, मुझे बस आपसे एक छोटा सा फेवर चाहिए, मुझे ये जानना है कि वो लोग कब कहाँ और किस वक्त एक साथ मिलने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि वैसे तुम ये बात जानते हो ना कि एक हेड शेफ होने के नाते मैं तुम्हें एक डिनर पार्टी खराब नहीं करने दे सकती। डेनिस कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, वैसे शुरुआत से मुझे लगता था कि तुम एक ऐसे बच्चे हो जो पहले दूसरों के बारे में सोचता है फिर अपने बारे में, लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुम इस बार इतना आगे तक जाना चाहते हो। जो सुन डेनिस उन सभी लोग के बारे में सोचता है और बताता है कि मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो मुझे पसंद करते हैं, जो मेरे रेस्टोरेंट को पसंद करते हैं, जो मेरे खाने को पसंद करते हैं, ये सब उनके लिए। जिस पर हेड शेफ मान तो जाती है पर कहती है कि बदले भी तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। वो कहती है कि देखो मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, सब कुछ सिखाया, पर सिवाय एक चीज के, वो एक पीस जो तुम्हें लेवल 100 तक पहुंचा सकता है। और अब वो डेनिस को उस चीज के बारे में एक हिंट देती है जो भाई मेरे पल्ले तो नहीं पड़ता। जिसके बाद अब रात का वक्त दिखाया जाता है जहाँ डेनिस के पास हेड शेफ की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन लेके आई थी, वही इन्फॉर्मेशन जो डेनिस को चाहिए। और अब फाइनली इन लोगों का असली प्लान शुरू होगा जिसके लिए वो लोग काफी एक्साइटेड होते हैं।
इधर अब अगले दिन वीगो अपनी किसी जरूरी मीटिंग में जा रहा होता है, जहाँ कैटी आके उसे गुड लक विश करती है और चली जाती है और वीगो अपनी मीटिंग के लिए निकल जाता है। यहाँ वीगो के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पता लगता है कि वीगो को बचपन से ही पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। असल में इन लोगों के फादर की मौत एक बीमारी की वजह से हुई थी, जिसके बाद उनकी माँ एक आदमी के साथ भाग गई और तब से ये लोग काम करके अपना गुजारा करते आ रहे हैं। उसका छोटा भाई भी अक्सर काफी बीमार रहा करता था, तो वीगो अपने हिस्से का खाना भी उसे दे दिया करता। इस बात से खुश होकर एक दिन उसकी मालकिन उसे थोड़ा एक्स्ट्रा खाना देती है और तब वीगो का असली रंग सामने आता है, जो अपने भाई से कहता है कि अच्छा वो तुम यहाँ थे, तुम्हारी वजह से ही मैं उन्हें बेवकूफ बना पाया। शाम के वक्त जब वीगो अपने काम से वापस लौटता है तो उसके मालकिन का कुत्ता उसे देखकर कुछ ज्यादा ही भौंक रहा था और यहाँ पर पता लगता है कि ये कुत्ता हमेशा उसे देखकर भौंकता रहता है। लेकिन इसके बाद अगले दिन उन लोगों को उसकी लाश देखने को मिलती है और इसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वीगो था। उसका छोटा भाई जब रोकने की कोशिश करता है तो वीगो कहता है कि आखिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, इस साले कुत्ते को हमसे बेहतर खाना मिलता था जो हमें कभी नसीब नहीं हुआ। लेकिन अगले दिन मालकिन को उस कुत्ते की लाश के पास एक हथियार पड़ा मिलता है जो कि वीगो का था, जिस पर वीगो कहता है कि हाँ ये मेरा तो है, लेकिन मैं इसे साथ ले जाना भूल गया था। लेकिन तभी उन लोगों की नजर वीगो के छोटे भाई के कपड़े पर जाती है जिस पर खून लगा था, क्योंकि पिछली रात उस डॉग की मौत के बाद वो उसे पकड़कर रो रहा था। सारा इंजाम वीगो के छोटे भाई की तरफ जा रहा था, तो अब वो खुद अपनी गलती मानते हुए कहता है कि हाँ मैंने ही उसे मारा, जिसके बाद वीगो को बहुत ही कड़ी सजा मिलती है। रात को जब वो अपने घर वापस लौटता है तो चोट के निशान उसके पूरे बदन पर दिख रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही गुस्से में था। और इसके बाद सीधा अगली रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसके मालकिन का घर पूरा जल रहा था। वीगो भी दूर से देखकर काफी खुश हो रहा था, आखिर ये किया तो उसने ही है। वीगो अपने छोटे भाई से कहता है कि अब हम लोग कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे, अब मैं भी जल्द ही आसमान की ऊंचाइयों को छूऊंगा। पर वीगो जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसका छोटा भाई उसे छोड़कर जा चुका था। लेकिन इसके बाद वीगो अकेले ही रहना शुरू कर देता है। वो दिन रात बस अपनी ट्रेनिंग में ही लगा रहता, चाहे कुछ हो जाए, चाहे उसे कितना भी दर्द पहुंचे या वो कितना भी थक जाए, वो हमेशा बस अपनी ट्रेनिंग में ही लगा रहता। और इसके बाद जब एक दिन उसका सामना एक साथ कई सारे गुंडों से हुआ तो उसने पल भर में उन सबको हरा दिया, जिसके बाद उसे ज्वाइन होने का मौका मिला सिल्वर बैंक पार्टी में। और इस वक्त तक वीगो का लेवल 80 से भी ज्यादा हो चुका था। फिलहाल तो वो इस टीम का कोई लीडर नहीं था, बस एक मेंबर था, लेकिन अपने हर मिशन में ताकत के मामले में वो हमेशा सबसे आगे रहता। एक दिन जब वो लोग अपना मिशन खत्म कर चुके होते हैं तो उसका कैप्टन खुद आके पूछता है कि आखिर बात क्या है, तुम हमेशा इस तरह अकेले क्यों लड़ते हो, सबके साथ मिलकर लड़ोगे तो तुम्हारे लिए और आसान होगा। तो वीगो कहता है कि नहीं, मुझे जल्द से जल्द लेवल 100 तक पहुंचना है, चाहे उसके लिए मुझे कितनी मुश्किलें पार करनी पड़े। लेकिन आराम करने के चक्कर में ये लोग गलती से एक बड़े से ड्रैगन की गुफा में आ गए थे। वैसे तो ये ड्रैगन उन पे कोई हमला नहीं करता, लेकिन वीगो उल्टा उस ड्रैगन पर अटैक करके वहां से भाग जाता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन उनके लीडर को ही मार देता है। और फिर ये बात कभी कोई नहीं जान पाया कि वीगो की वजह से ही उनके टीम लीडर की मौत हुई, जिसके बाद वीगो को ही लीडर बना दिया जाता है। लेकिन फिर एक ऐसा दिन भी आता है कि सारे टीम मेंबर्स वीगो और उसकी पार्टी को अकेला छोड़ के चले जाते हैं, जिसके बाद से वीगो खुद अब धीरे धीरे नए लोगों को ढूंढता है अपनी पार्टी में जोड़ने के लिए। और एक नई शुरुआत के साथ उसने अपनी टीम सिल्वर फैंग का नाम बदलकर सिल्वर विंग रख दिया। और इसी वक्त के बीच उसने कैटी को अपनी पार्टी में ज्वाइन किया, जो आगे चलकर उनकी वाइस कैप्टन बनी। इधर अब प्रेजेंट में वीगो वहीं पहुंचता है जहां उसकी मीटिंग होने वाली है, और आते ही सबसे पहले पर्दे लगा देता है ताकि उन्हें कोई देख न सके। जोसेफ कहता है कि अरे चिंता मत करो, मैं बर्स्टेड फैमिली का इकलौता मालिक हूँ, पूरी सिक्योरिटी है मेरे पास। वीगो अब उसी बंदे हॉपर से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, इस रेस्टोरेंट में वो लड़की थी, तुमने उसे जला के राख कर दिया। हाँ मुझे पता है कि इसमें थोड़ा तुम्हारा नाम लीक हो गया, पर चिंता मत करो, जज सब कुछ संभाल लेगा। जोसेफ कहता है कि अरे चिंता मत करो, जल्दी मेरा पूरे रॉयल कैपिटल पे राज होगा, उसके बाद तो हमारे आसपास कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इन लोगों की बातचीत चली रही होती है कि तभी वहाँ पर एक वेटर आता है जो कहता है कि माफ करना, मैं पहले डिश लाना भूल गया, और तुम लोग भी जानते हो ये कौन है। वो जैसे ही डिश को सबके सामने प्रेजेंट करता है, एक तेज रोशनी चमकती है जैसे कोई डिवाइन लाइट, और ये डिश होती है फ्राइड राइस। जोसेफ जैसे ही ये टेस्ट करता है तो कहता है कि अरे ये तो अच्छे से भी ज्यादा अच्छा है। बारी बारी वो सब लोग भी टेस्ट करते हैं और उन सबके होश उड़ जाते हैं इतना टेस्टी खाना चख कर। जोसेफ वेटर से कहता है कि इतना अच्छा खाना आखिर किसने बनाया, उस शेफ को मेरे सामने लाओ, मैं उसे पर्सनली अपना शेफ रखूंगा। जो देख वीगो सोचता है कि सच में एक नंबर का बेवकूफ है, बाकी दोनों भी इसके जैसे ही गधे हैं, थोड़ा भी दिमाग नहीं है इनमें, मुझे बस सही समय का इंतजार है, फिर इन लोगों को भी ठिकाने लगा दूंगा और फिर किंगडम को बचाने का सामान लेकर मैं महाराज का पसंदीदा बन जाऊंगा। जल्दी मैं एक नोबल भी बनूंगा और साथ ही इस राज्य का मालिक भी। अब यही सब ख्याली पुलाव पकाते हुए वो जैसे ही फ्राइड राइस टेस्ट करता है, उसके दिमाग में बस एक ही नाम आता है, डेनिस, और सिर्फ डेनिस। और तभी उन लोगों के सामने खुद शेफ भाई साहब आ जाते हैं। डेनिस उनके लिए एक और डिश लाया होता है, जो देख सब हैरान थे कि आखिर ये यहाँ पर कैसे है। वीगो शांति से डेनिस से पूछता है कि आखिर बात क्या है, तुम यहाँ पर क्यों हो, तुम अच्छे से जानते हो कि अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन डेनिस कहता कि अबे जाना घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे, तुम सब बहुत जल्द पछताओगे। वो गुस्से में बस इतना कहता ही कि अचानक वो तीनों लोग उसके सामने झुक जाते हैं, और शायद ये डेनिस की कोई स्किल है। वीगो को समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है, ये लोग इतना डर क्यों रहे हैं। जोसेफ की तो भाई इतनी फट रही होती है कि वो कहता है कि देखो तुम्हें जो भी चाहिए मैं देने के लिए राजी हूँ। अच्छा अगर ऐसा है तो फिर जो किताबें तुमने जलवाई हैं वो लौटा दो। वीगो ये सब बड़े ध्यान से देख रहा होता है कैसे इन सभी लोग की डेनिस से फट रही है, और समझ जाता है कि डेनिस अपनी डेड वॉइस स्किल का यूज कर रहा है। उन लोगों की इतनी फट रही थी कि जोसेफ खुद सामने से कह देता है कि मैंने अकेले नहीं किया, ये हम सब लोगों ने साथ मिलकर किया, ये हमारी पूरी प्लानिंग थी। और जो सब चीजें उसने बोली डेनिस के एक डिवाइस के जरिए या तो वो रिकॉर्ड हो गया है या तो ये बात पूरे टाउन ने सुन ली है। और तभी अचानक वीगो एक जोरदार हमला करके उन सबको वहां से भगा देता है। और इसके बाद फिर जो वीगो ने अपने सामने देखा बुरी तरह हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डेनिस का साथ देने के लिए कई सारे लोग आए थे, और यहाँ जितने बड़े बड़े नोबल्स मौजूद थे उन सभी लोगों ने इनकी बातें सुन ली हैं। डेनिस कहता है कि देखो अब जो तुम लोग के साथ होगा उसका फैसला मैं नहीं, ये सब लोग मिलकर करेंगे। और
बाहर तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है, क्योंकि भाई इन लोग की रिकॉर्ड की हुई बातें बाहर खड़े सारे वकीलों ने भी सुन ली थी। और फिर कुछ ही देर में उन तीनों को अरेस्ट करने के लिए रॉयल कैपिटल वाले भी आ जाते हैं। डेनिस विगो को चिढ़ाता है कि अब आए ना उठ पहाड़ के नीचे, मैंने बिना लड़ाई के सीधा रास्ता चुना और देखो तुम लोग का क्या हाल हुआ। लेकिन फिलहाल विगो बहुत गुस्से में था और एक धमाकेदार अटैक के साथ डेनिस को नीचे लाते हुए कहता है कि तुमने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया, इसलिए माफ करना, अब तुम्हें मारने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। और लिटरली भाई डेनिस यहाँ पर उससे लड़ने के लिए एक तरह का नाइफ समन कर लेता है, जिससे वो सब्जियां वगैरह काटा करता है। वो दोनों जैसे ही लड़ना शुरू करते हैं, विगो अपने एक जोरदार वार के साथ डेनिस को पीछे धकेल देता है, क्योंकि वो कॉम्बैट स्किल्स में डेनिस से आगे है, जिसकी वजह से डेनिस थोड़ा जख्मी तो हो गया था, पर अब एक बड़ी सी कढ़ाई को समन करके उसके अटैक्स रोकने लगता है। लेकिन अगले ही सेकंड वो गुस्से में पागल होकर तेजी से डेनिस की तरफ बढ़ता है। यहीं पर पास्ट का वो दिन दिखाया जाता है जब कैटी ने डेनिस को विगो से इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन बातचीत करने के बजाय यहाँ पहली मुलाकात में इनकी बहस छिड़ गई थी, क्योंकि विगो कह रहा था कि तो बस एक बावर्ची है, ये हमारी पार्टी में भला क्या करेगा। तो कैटी दोनों को रोकते हुए कहते हैं कि अरे नहीं ऐसा नहीं है, इसका लेवल काफी ज्यादा अच्छा है और साथ ही साथ खाना भी लाजवाब बनाता है, तुम्हें एक बार चखना चाहिए। जिस पर विगो ये कहते हुए चला जाता है कि ठीक है, अच्छे से मेहनत करना, अब तुम सिल्वर विंग में हो। और इसी तरह डेनिस विगो के ना चाहते हुए भी पार्टी में शामिल हो गया। कुछ दिनों बाद जब वो लोग साथ में एक मिशन पर होते हैं तो डेनिस को पता लगता है कि विगो ही है जिसकी वजह से सिल्वर विंग आज इतना आगे तक पहुंचा। डेनिस अब जब सबके लिए अच्छी सी डिश बनाने के लिए जा रहा होता है तो विगो मना करता है कि हमें खाने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें और भी काम करने हैं। डेनिस कहता है कि हाँ, लेकिन हम लोगों ने एक मॉन्स्टर को तो हरा दिया ना, तो हमें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। पर विगो कहता है कि नहीं, मुझे सिल्वर विंग को और ऊंचाई पर ले जाना है, मैं रुक नहीं सकता। तो डेनिस कहता है कि यार तुम कुछ ज्यादा ही लालची हो। अच्छा, तो लालच करने में क्या बुराई है, कभी कभी लालच हमें वो दिला सकता है जो हम मेहनत करके भी नहीं ले सकते। और सिर्फ मैं थोड़ी ना, तुम भी तो लालची हो, तुम भी तो जल्द से जल्द लेवल 100 तक पहुंचना चाहते हो। लेकिन तभी डेनिस कहता है कि यार माफ करना, मेरा खाना जल रहा है। जिसके बाद अब डेनिस के बनाई डिश तैयार होती है और सब लोग खाने की तारीफें कर रहे होते हैं। और जब कैटी विगो के लिए खाना लेकर आती है तो डेनिस पीछे से कहता है कि भैया पेट भरे खाना खाना, हमें और भी मिशन कंप्लीट करने हैं। विगो भी जब खाना टेस्ट करता है तो उसे भी काफी अच्छा लगता है। कैटी अब डेनिस का आके शुक्रिया कहती है, क्योंकि उसकी वजह से ही अब सिल्वर विंग पहले ज्यादा बेहतर हो चुकी है। मुझे पता है तुम हम लोग की ताकत बढ़ाने के लिए खाने में कुछ मेडिसिन मिलाते हो जो कि सच में असरदार होती है। विगो भी इसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार है। तो कहता है कि अरे बस बस थोड़ा ही हूँ, ज्यादा नहीं। जिसके बाद ऐसे ही एक दिन विगो एक मेंबर को पार्टी से बाहर निकाल देता है और उसके डिसीजन के सामने कोई कुछ नहीं कह पाता। मजबूरन जब उस बंदे को जाना पड़ता है तो डेनिस उसे लाकर कुछ राइस बॉल्स दे देता है जो कि उसे सफर में काम आएंगे। विगो अब एक लीडर कम तानाशाह ज्यादा बन चुका था। लेकिन फिर एक दिन जब ये लोग अपने किसी मिशन में फेल हो जाते हैं तो बुढ़ा नोबल उन्हें कहता है कि यार मैं बोर हो रहा था इसलिए मैंने तुमको मिशन दिया, पर तुम में तो किसी की जान भी नहीं गई, मजा नहीं आया मुझे। जो सुन विगो को गुस्सा तो बहुत आता है, पर डेनिस उसे शांत कर देता है। वो लोग अब जब एक रेस्टोरेंट में आते हैं तो विगो कहता है कि तुम्हें गुस्सा नहीं आता उन लोगों पर, उन लोगों ने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया और फिर भी इस तरह ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, हम उन्हें किसी भी तरह अपने सामने झुका कर रहेंगे। पर डेनिस मना कर देता है कि नहीं, अपना गुस्सा शांत कर लो, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ प्रेजेंट में इनकी लड़ाई अब भी चल रही होती है, जहाँ विगो के एक हमले की वजह से डेनिस की नाइफ टूट जाती है। डेनिस पीछे हटकर अपनी पावर को इनहेंस करते हुए दोबारा से नाइफ को समन करता है और देख के ऐसा लग रहा था कि वो सच में आप सीरियस हो चुका है। विगो पूछता है कि आखिर बात क्या है, तुम इतने बदल कैसे गए, तुम्हें तो मेरी सारी बातें बेतुकी लगती थी, क्योंकि तुम्हारी किस्मत तो हमेशा से अच्छी थी, तुम्हें तो एक अमीर औरत ने पाला पोसा और खुशहाल जिंदगी दी। विगो एक बार दोबारा से जैसे उस पर हमला करने जा रहा होता है, डेनिस अपने किस तरह के मैजिक का यूज करके उसे हवा में उछाल देता है, लेकिन इस चीज का एडवांटेज लेकर वो डेनिस पर ही टूट पड़ता है। देख के साफ पता लग रहा था कि फिलहाल विगो ही उस पर भारी पड़ रहा है, जो देख डेनिस अपने किसी पोशन का यूज करके चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला देता है। अचानक तभी विगो को अपने बचपन की कुछ बातें याद आती हैं, कैसे उसका हमेशा सपना था एक बाज की तरह खुले आसमान पर राज करना। और एक बार फिर से उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि ये लड़ाई उन दो लोगों के बीच है जिनका लेवल 99 है। तभी एडी की नजर डेनिस पर जाती है, जो कि फिलहाल हार रहा था। डेनिस सोचता है कि मैं सच में इससे हार जाऊंगा, क्या मैं विगो को कभी हरा भी पाऊंगा, पर मैं आखिर यहाँ कर क्या रहा हूँ। मेरा तो हमेशा से बस एक छोटा सपना था एक रेस्टोरेंट खोलने का, और बस इसी तरह लोगों को खुश करके मैं लेवल 100 तक पहुंचना चाहता था। लेकिन जब डेनिस ब्लैक्स रेस्टोरेंट में रहा करता था तो वही लेडी हेड शेफ ने उससे कहा था कि तुम कभी लेवल 100 तक नहीं पहुंच सकते। इस पर डेनिस कहता तो है कि ऐसा नहीं है, मैं जल्दी आपके लेवल 100 तक भी पहुंच जाऊंगा। लेकिन वो कहती है कि नहीं, तुम नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि कभी भी तुम अपना काम दिल से नहीं करते। ये सब याद करके प्रेजेंट में डेनिस यही सोच रहा होता है कि आखिर मैं एक शेफ बना क्यों था, मैंने इतनी कोशिशें क्यों की। शायद इसलिए कि जब मैंने पहली बार हेड शेफ के हाथों का बना वो खाना खाया तो मुझे एक अलग ही सुकून मिला, और उस दिन मेरे मन में ख्याल आया ये क्या मैं भी ऐसा सुकून ऐसी खुशी अपने बनाए खाने से किसी और को दे सकता हूँ। उस एहसास से मैं उन लोगों को खुश करना चाहता था जिनके दिल में बेहद ही दर्द था, जो खुश रहना ही भूल चुके थे। मैं अपने खाने से उन्हें उम्मीद देना चाहता था कि आने वाला कल आज से ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जरा देखो आज मैं कहाँ हूँ, आज मैंने उन सभी के चेहरों से मुस्कुराहट छीनकर सिर्फ दर्द भर दिया। विगो अब डेनिस पर हमला करने आ ही रहा होता है कि तभी उसे हेड शेफ की वो बातें याद आती है, जहाँ उन्होंने कहा था कि लेवल 100 ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसे तुम हासिल करते हो, वो तो बस कुछ ऐसा है जो तुम शुरुआत से हो, जैसे कि तुम्हें
तुम्हें ब्लू बर्ड की कहानी याद है? वो बर्ड अकेला अपनी खुशी की तलाश में पूरी दुनिया भर घूमता रहा, पर उसे कभी वो खुशी न मिली, क्योंकि जिसे वो दुनिया भर में ढूंढ रहा था वो तो उसके पास ही था। और लेवल 100 भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि लेवल 99 और 100 में इतना कम अंतर है जिसे देखा भी नहीं जा सकता। इसलिए लेवल 100 तो हमेशा से ही तुम्हारा था, तुम्हें उसे हासिल करने की जरूरत कभी थी ही नहीं। हेड शेफ की बातें याद करते हुए डेनिस वीगो के अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है, और अगले कुछ पलों में डेनिस के अंदर से इतनी ज्यादा पावर रिलीज होती है कि वीगो सीधा दूर जाकर गिरता है। डेनिस के अंदर से एक इमेंस ऑरा निकलना शुरू हो जाता है, जो देख वीगो भी बहुत हैरान था। वो सभी लोग ये समझ गए होते हैं कि डेनिस का लेवल अप हो चुका है। वीगो फिर भी पीछे न हटते हुए जब उस पर दोबारा अटैक्स करता है तो डेनिस सारे अटैक्स डॉज करके अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार हमला करता है। डेनिस यहाँ पर एग्जिट स्ट्राइक नाम की एक ऐसी स्किल यूज करता है जिससे वीगो के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, और अगले ही पल वो जमीन के अंदर धंसा जा रहा होता है। डेनिस का ग्रेविटी प्रेशर इतना ज्यादा था कि वीगो के आर्मर्स भी टूटने लगते हैं और वो नीचे जाता ही जा रहा था। बाहर खड़े वो चारों ये सब देख के समझ जाते हैं कि डेनिस को लेवल 100 की यूनिक स्किल मिल चुकी है, क्योंकि अब तक के इतिहास में जो भी इंसान लेवल 100 तक पहुंचा है उसे हमेशा अपनी एक यूनिक स्किल मिलती है जो उनके लेवल 100 की असली पावर को डिफाइन करती है। वीगो अपनी हालत देख के समझ जाता है कि एक ऐसी खतरनाक स्किल है जिस पर फिजिक्स के लॉ का कोई असर नहीं होता। वीगो डेनिस को पुकारते हुए कहता है कि नहीं, मेरी कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती, तुम मुझे ऐसे नहीं रोक सकते। और अगले ही सेकंड वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है, और जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो डेनिस देखता है कि वीगो अंदर ही बेहोश पड़ा है, पर इतना ज्यादा पावर रिलीज करने की वजह से वो खुद भी काफी थक चुका था और वहीं गिरने लगता है कि तभी वो लोग उसे आगे पकड़ लेते हैं। डेनिस कहता है कि यार मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे फ्राइड राइस खाने हैं। एडी आकर डेनिस को उसका वही कड़ा जो एक उसने गिफ्ट किया था वही वापस देती है, और दूर से उन सबके चेहरे पर ऐसे खुशी देख हेड शेफ चुपचाप वहां से चले जाती है। और अब अपना क्राइम कबूल करने की वजह से उन तीनों बेवकूफों को भी अरेस्ट कर लिया गया था। मामला शांत होने के बाद कैटी ब्लैक रेस्टोरेंट में आती है, जहाँ वो सिल्वर विंग की एक नई कैप्टन बन चुकी है। हेड शेफ पूछती है कि जब तुम पूरी लड़ाई अपनी आंखों से देख रही थी तो फिर डेनिस की हेल्प के लिए क्यों नहीं गई? इसलिए क्योंकि मैं ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर मैंने वहाँ पर कोई भी गलत कदम उठाया होता तो पक्का अपनी जान से हाथ धो बैठती। वैसे मैं यहाँ पर आपसे डेनिस के बारे में बात करने आई हूँ। हमारे अब तक के इतिहास में ऐसे बहुत कम लोग रहे हैं जो लेवल 100 तक अचीव कर पाए हों, फिर किसी को भी ये नहीं पता कि लेवल 99 से 100 तक पहुंचा कैसे जाए। और कैटी फिलहाल हेड शेफ से वही जानने के लिए आई है। हेड शेफ कहती है कि देखो, तुम लेवल 100 तक तभी पहुंच सकते हो जब तुम्हें खुद के जीने की वजह पता लग जाए। कोई और तुम्हें लेवल 100 तक नहीं पहुंचा सकता सिर्फ हमारे खुद के। हेड शेफ यहाँ पर वही सारी बातें करती है जो उन्होंने डेनिस से कही थी, और कैटी को घंटा कुछ समझ नहीं आता। यही दूसरी तरफ अब उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल डेनिस की तरह दिखता था। वो अपने बॉडीगार्ड फ्योरेंजा को बुलाते हुए कहता है कि तुम्हें भी ये खाना टेस्ट करना चाहिए, और वो मना करती है कि अभी आपकी हिफाजत करना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। वैसे मास्टर, जोसेफ और वीगो दोनों हार चुके हैं, तो क्या इससे हमें कोई फर्क पड़ेगा? तो वो कहता है कि अरे नहीं, हमें क्यों दिक्कत होगी, वैसे सैंडविच बड़ा मस्त है। वो लड़की कहती है कि देखिए, मैं इतना तो समझती हूँ कि जो भी कुछ हुआ वो बस आपके प्लान का एक हिस्सा था। हाँ, सही कहा। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं वीगो का इस्तेमाल करूंगा, पर उसके होने ना होने से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहती है कि शायद आपने सोचा ना हो कि डेनिस वीगो को हरा पाएगा। अच्छा, तो भला मैंने ये क्यों नहीं सोचा होगा? आखिरकार वो है तो मेरा छोटा भाई ही, उसमें इतनी काबिलियत तो होनी ही है। मतलब यार सही में डेनिस का कोई बड़ा भाई भी है। इधर यार डेनिस की इन लोगों ने मरहम पट्टी कर दी होती है, पर उसकी रिकवरी इतनी तेजी से हो चुकी थी कि इन लोगों को खुद विश्वास नहीं हो रहा था। और ये सभी लोग यहाँ डेनिस के लिए गिफ्ट लेकर आए थे, जो कि है डेनिस के रेस्टोरेंट को फिर से बनाने का एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट। और साथ ही इन लोग की हेल्प करने वाला है वो मोटा पोल्बो, जो देख डेनिस बहुत खुश होता है कि अरे वाह, सच में तुम लोग कितने अच्छे हो। डेनिस जब ब्लूप्रिंट ध्यान से देखता है तो ये नया डिजाइन पुराने डिजाइन से बिल्कुल ही अलग था। इसमें तो नहाने के लिए परफेक्ट एक स्विमिंग पूल भी था, क्योंकि एडी को नहाने के लिए खुली जगह चाहिए थी, इसलिए उसने ऐड करवाया। जो देख डेनिस की फट जाती है कि भाई मेरा तो इतना बजट भी नहीं है। बीबिया कहता है कि देखो, अगर हम नया रेस्टोरेंट बना ही रहे हैं तो फिर क्यों नहीं और स्टाइलिश लगना चाहिए। और उसका प्लान कुछ ज्यादा ही मॉडर्न रेस्टोरेंट बनाने का था, जो कि यार मुझे तो नहीं लगता कि इतना बेचारे डेनिस का बजट होगा। लेकिन फिर पेचल जो आइडिया देती है वो सच में काफी अच्छा था। उसके आइडिया के अकॉर्डिंग रेस्टोरेंट के नीचे एक बेसमेंट होगा, इसमें आगे चल के अगर डेनिस ने और ज्यादा स्टाफ हायर किए तो वो उसमें जाकर रह पाएंगे। और तो ये बेसमेंट साउंड प्रूफ भी होगा, जहाँ कोई कुछ भी कर सकता है। और जो तुम लोग सोच रहे हो वही बात डेनिस के दिमाग में भी आती है कि भाई क्या करने की सोच रही है ये, साउंड प्रूफ रख के क्या करेंगे हम। साथ ही यहाँ पता लगता है कि जिन लोगों ने डेनिस के रेस्टोरेंट को जलाने की साजिश की और एडी से उसकी संपत्ति छीनने की कोशिश की, वो सबको जेल हो चुकी है। और अब बर्डस्टेड फैमिली के हेड की पोजीशन खाली हो चुकी है। लेकिन अब फैमिली में वापस जाने में एडी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। साथ ही कुछ विजार्ड्स उन जली हुई एंशिएंट बुक्स को रिस्टोर करने की तैयारी कर रहे थे। और तो और भाई इधर रेस्टोरेंट को बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा होता है, जो कि सारा काम ये मोटा पोल्वो ही संभाल रहा था। वो एडी के लिए भला कुछ भी करने को तैयार है। और जल्द ही कुछ महीनों के अंदर रेस्टोरेंट बनकर तैयार भी हो गया। और आज उसका ओपनिंग डे है, इसमें सब लोग आने वाले हैं, जैसे कि हेनरिटा जो अब नाइट्स में शामिल हो चुकी है, पैचल जो एक एकेडमी में मैजिक टीचर बन चुकी है, और साथ ही बीविया जो एक अभी विजार्ड बनने की राह पे है। दूसरी तरफ एडी और डेनिस ओपनिंग डे की शॉपिंग में ढेर सारा सामान खरीद कर जा ही रहे होते हैं कि तभी एडी का ध्यान भटकने के कारण वो एक बार दोबारा से डेनिस से दूर हो जाती है। लेकिन इस बार डेनिस उसके ठीक पीछे ही खड़ा था। एडी स्माइल करते हुए डेनिस से कहती है कि जल्दी चलो वरना हम लेट हो जाएंगे। और फिलहाल वह डेनिस भी टाउन में काफी फेमस हो गया होता है, काफी सारे दुकानदार भी उसे जानने लग गए थे। और फाइनली डेनिस के रेस्टोरेंट के ओपनिंग डे का दिन आज फाइनली आ चुका है। थोड़ी देर बाद बीबिया भी आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि इन लोगों ने अब रेस्टोरेंट का नाम चेंज करके द आउटकास्ट रेस्टोरेंट रख दिया होता है। और डेनिस ने अभी भी सारा काम जो करवाया है वो उसी बिजनेस बुक को ध्यान
रखते हुए करवाया है। अब इससे पहले कि वो अपने किताबी कीड़े वाली बकवास शुरू कर दे, वो लोग उसे धकेल कर अंदर ले जाते हैं, जहाँ कुछ चेंज तो नहीं हुआ था, बस पिछली बार जैसा ही सब कुछ रखा गया था। बेचारी एडी को नहाने के लिए जगह भी नहीं मिली। बारी बारी करके अब वो सब लोग अपना ऑर्डर देते हैं और डेनिस भाई बिल्कुल तैयार होता है खाना बनाने के लिए। और एक बार फिर से अपनी कुकिंग स्किल्स को फ्लेक्स करते हुए डेनिस उन सब की डिश बनाकर तैयार कर देता है, जो कि हर बार की तरफ इतना लजीज था कि बस देखने वालों के मुंह में ही पानी आ जाए। डेनिस उन चारों को थैंक्स करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से ही आज अपने सपने को एक बार दोबारा से पूरा कर पाया, नहीं तो मैं तो हार मान के जाने ही वाला था, इसलिए तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज भाई ओपनिंग डे के दिन ही उसके रेस्टोरेंट में काफी सारे कस्टमर्स आए होते हैं, यानी पिछली बार जैसा वो खाली तो नहीं बैठने वाला। और यार इसी खूबसूरत एंडिंग के साथ ये एनीमे यहीं पर खत्म होता है। अभी तक इसके सीजन 2 का कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, क्योंकि ये एनीमे पिछले साल ही आया था, पर जब भी सीजन 2 आएगा तुम्हें इस चैनल पर देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।